एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके और मेरा नाम रोशन कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, इट्स ऑल अबाउट द आई और द मैकेनिज्म ऑफ विजन। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने आँख में, वो मैं अभी आपको रिवाइज करवाती हूँ, टेंशन नहीं लेना। पर आज आपको कुछ पार्ट्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रेटिना बताया था पर इसकी थ्योरी नहीं बताई थी मेरे बच्चों। ये रही थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि रेटिना के पास 3 लेयर्स होती हैं, जो कि फर्स्ट लेयर कौन सी है मेरे बच्चों? फर्स्ट लेयर इज द गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर जो होती है वो किस प्रकार के नर्व की बनी होती है? मल्टीपोलर न्यूरॉन की बनी होती है। और यही जो लेयर होती है कंबाइन होती है, बाद में ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करती है। बाइपोलर न्यूरॉन से बने होते हैं ये वाली लेयर। और लास्ट होती फोटो रिसेप्टर लेयर। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स, rods and cones. These specialized cells found in this layers. Receptor cells are known as also called as photoreceptors और visual cells. इन्हीं के बारे में आज हमको डिटेल में डिस्कस करना है। इस लेयर के बारे में अभी हम बाद में आते हैं। ठीक है, ये हो गया रेटिना। ये लेयर हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेंस क्या होता है? ठीक है, देखो लेंस जो होता है वो आई को 2 चैम्बर में डिवाइड करता है। अगर आप याद करो मेरा स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़वाया, बताया, सिखाया था कि जो लेंस होता है वो आपकी पूरे आँख को 2 चेम्बर में डिवाइड करता है। एक होता है लेंस के आगे वाला चेम्बर और एक होता है लेंस के पीछे वाला चेम्बर। लेंस के पीछे वाले चेम्बर को हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। और आगे वाले चेम्बर को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। लेंस के आगे एक्वस ह्यूमर, लेंस के पीछे विट्रस ह्यूमर। और अगर आप देखो तो लेंस और आइरिस के बीच में भी पूरा एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है और आइरिस और कॉर्निया के बीच में भी पूरा एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है। मतलब लेंस के आगे जितना भी पोर्शन है उसमें पूरा एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है। इसमें भी एक चीज़ आपको और बता दूं, इसमें भी 2 चेम्बर होते हैं। हालांकि इतना डिटेल से आपको पढ़ना नहीं, पर आपको बता देती हूँ कि जो आइरिस है ना, आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एक्वस ह्यूमर पाया जा रहा है, ये पूरे आँखों का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो वेस्ट होता है, उसको लेकर जाने का काम करता है। पर जो आइरिस और लेंस के बीच में जो एक्वस ह्यूमर पाया जाता है वो आँखों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात? 2 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करता है? और पूरा वेस्ट लेता है और ये पूरा ऑक्सीजन वगैरह देता है। समझ गए? ये तो पूरा हाइलुरोनिक एसिड वैसिड म्यूकोप्रोटीन भरा हुआ होता है, शेप मेंटेन करने का काम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर ले के भी आई हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं जो इम्पोर्टेंट समझाने वाली हूँ। देखो, जो आपका वो होता है, कहाँ गया यार? ओके, जो आपका एक्वस ह्यूमर रहता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो पानी भरा हुआ है और आइरिस और लेंस के बीच में जो पानी भरा हुआ है, उन दोनों में अंतर है। जो कॉर्निया और आइरिस के बीच में भरा हुआ है वो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है और उसे बाहर निकल जाना चाहिए। तो बाहर निकलने के लिए आंखों के किनारे कैनाल पाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम में बहुत सारे वेनस ब्लड होता है और इस वेनस ब्लड में पूरा एक्वस ह्यूमर जो वेस्ट वाला होता है उसको मिला दिया जाता है। डन हो गई इतनी बात? ठीक है। और जो आपका आइरिस और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, वो कैसा होता है? वहाँ पे बहुत सारे आर्टरीज होते हैं, वहाँ पर वो एक्वस ह्यूमर वहाँ से निकलता है। एक्चुअली सीलियरी बॉडी होती है, वो पूरा एक्वस ह्यूमर बनाने का काम करती हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो एक्वस ह्यूमर है वो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है। आँख जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है वो सारा एक्वस ह्यूमर आँखों के किनारे, एक होती है कैनाल ऑफ श्लेम। मैंने उसका डायग्राम लेके आई हूँ, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा उसका। ओके, देखिए ये वाला जो एंटीरियर चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, किसके बीच में? आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो एंटीरियर चैम्बर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर भरा रहता है वो सब वेस्ट होता है। इस वेस्ट वाले एक्वस ह्यूमर को यहाँ पर आके भर जाना होता है, विच इज़ कॉल्ड एज कैनाल ऑफ श्लेम। और ये जो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है फिर ये वेनस ब्लड में मिला देता है। ठीक है, वेनस ब्लड बाहर चला जाता है। अब अगर ये कैनाल ऑफ श्लेम किसी भी कारण ब्लॉक हो जाए तो आपका जो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है, कंटिन्यूसली बनता रहता है एक्वस ह्यूमर, तो जो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो आपकी आंखों में भरता जाएगा और आपको आंसू जैसा आता रहेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाउकोमा। आगे की बात करते हैं हम लोग। और लेंस और क्या कहते हैं, लेंस और आइरिस के बीच में जितना एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है ये पोस्टीरियर चेम्बर्स का एक्वस ह्यूमर है और ये अच्छा वाला है जो पूरे आँख को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाउकोमा क्या है, तो ग्लाउकोमा कैनाल ऑफ श्लेम का ब्लॉकेज होता है। वेस्ट वाले एक्वस ह्यूमर को अगर आप देखें, वेस्ट वाले एक्वस ह्यूमर को कैनाल ऑफ श्लेम में यहाँ जाके भर जाना होता है। कैनाल ऑफ श्लेम से बहुत सारे वेन्स निकलते, उससे वो बाहर हो जाता है, ठीक है। किसी भी कारणवश अगर कैनाल ऑफ श्लेम क्या है, वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, श्लेम कहते हैं इसको। ये थोड़ा एडवांस लेवल की बात बता रही हूँ। तो ये जो वेस्ट वाला एक्वस ह्यूमर है, ये आपकी आंखों में भरता रहता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कंटिन्यूसली वो आँख पोंछते रहते हैं, ठीक है। वो इसलिए पोंछते रहते हैं क्योंकि उनका कैनाल ऑफ श्लेम जो है ना वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाउकोमा। आगे बात करते हैं हम लोग। आज हम लोग को किसके बारे में बात करनी है वो देखिए। पूरा आज सबसे पहले हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन हमें डिस्कस करना है, पर मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है वो हम किन किन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैकेनिज्म ऑफ विजन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट के बारे में, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। डन हो गई इतनी बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फोकस के बारे में, ठीक है। कैसे फोकस, कहाँ पर आप फोकस करोगे लाइट को। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ लेंस, और लास्ट में मेरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिकल इवेंट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। डन हो गई इतनी बात, ठीक। इतने सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन में। चलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं क्योंकि डिटेल पढ़ानी है मुझे। आइए, ये वाला कहानी क्लियर हो गया, रेटिना हो गया। लेंस क्या होता है, लेंस के बारे में भी हम लोगों ने बात की। लेंस का जब एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगी तो लेंस के बारे में और बात करूंगी। लेंस जो होता है, आपका जो लेंस होता है वो बेसिकली आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। लेंस फ्लैट, अच्छा लेंस जो होता है वो हम उसका स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हम कितना दूर देख रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, मैं अभी समझाती हूँ। लेंस, जब आप कोई चीज़, किसी ने आपको कभी बोला आपकी दादी ने, ए सुनो दूर मत देखना, कभी किसी ने बोला है ए सुनो दूर मत देखना। दूर में देखने से कभी कोई क्यों नहीं मना करता। और यहीं अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे तो पास से देखने से मना करते हैं नहीं करते हैं। तो लेंस का शेप जो है वो ये डिसाइड करता है कि हमें दूर देखना है नहीं देखना है, ठीक है। लेंस, जब आप पास देखते हो तो लेंस पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए लोग कहते हैं पास नहीं देखना चाहिए। जब पास होगा तो लेंस का शेप कैसा होगा और दूर होगा तो लेंस का शेप कैसा होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो लेंस जो होता है ये सीलियरी बॉडी के सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच रहता है। लेंस ही जो होता है वो आई बॉल को दो चैम्बर में डिवाइड करता है। लेंस के आगे एक्वस, लेंस के पीछे विट्रस। लेंस के बारे में एडजस्टमेंट ऑफ लेंस लिखा है ना, वो पढ़ाऊंगी मैं आपको, क्योंकि इससे डिपेंड करता है कि आप कैसा देख रहे हो। लेंस के एडजस्टमेंट से ही हमें दूर और पास दिखता है, समझ में आई बात। इसीलिए लोगों को जब दूर का नहीं दिखता तो लेंस लगाना पड़ता है, लाइक मी जो ढक्कन बनना पड़ता है, उनको जो है तो 4-4 आंखें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो पास का नहीं दिखता तो लेंस लगाओ, दूर का नहीं दिखता तो लेंस लगाओ, दोनों का नहीं दिखता तो लेंस लगाओ। तो अगर हमारा लेंस ठीक ठाक नहीं है तो हमको अलग से लेंस लगाना पड़ता है। तो लेंस जो होता है वो हमको दूर और पास की चीज़ें सही से दिखाता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेंस के पहले जितना चेंबर है वो सब एक्वस ह्यूमर है, चाहे लेंस और आइरिस के बीच का हो, चाहे लेंस और कॉर्निया के बीच का हो, ठीक है। सारे में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, ठीक है। The eyeball which lies between the cornea and the lens filled with alkaline food, this is called as aqueous chamber, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो कि मीडियम, न्यूट्रिशन, वेस्ट सब कुछ करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, ठीक है। आइरिस और कॉर्निया के बीच में जितना फ्लूइड भरा है ये क्या है, वेस्ट वाला है, ठीक है। और आइरिस और लेंस के बीच में जितना एक्वस ह्यूमर भरा है वो अच्छा वाला है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और लेंस और आपके रेटिना के बीच में जितना येलो येलो भरा है, दिस इज द विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये दोनों फ्लूइड जो हैं ये हमेशा याद रखिए कि सिलियरी बॉडी से ही सिक्रीट किए जाते हैं। सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं जो कि लेंस को पकड़े हुए रखते हैं, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस क्यों बोल रहा है ये, सेंट्रल एक्सिस का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है
है। सेंट्रल एक्सिस का मतलब समझ में आया आपको क्या है? ये अभी मैं आपको डायग्राम लेके आऊंगी, बहुत मजेदार चीज है, आपको समझना है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस क्या है वो आपको पता होगी, अभी थोड़ी देर में डायग्राम में हम वापस आएंगे। एक्वस ह्यूमर जो है इट इज लीक आउट बाय द कैनाल ऑफ श्लेम। जो एक्वस ह्यूमर होता है जो वेस्ट वाला है, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। एंटीरियर चेंबर में जो भी पाया जाता है लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भी ह्यूमर भरा हुआ है वो सब वेस्ट वाला है, क्योंकि आंख है बेटा, ऑर्गन है, देखोगे पूरा दिन तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, तो वेस्ट कहाँ भेजेगी? तो जो वेस्ट है वो एक्वस ह्यूमर के एंटीरियर चैम्बर में भेजेगी। दो जगह एक्वस ह्यूमर है, एक है आइरिस और लेंस के बीच में, और एक है आपके आइरिस और कॉर्निया के बीच में। आइरिस एंड कॉर्निया वाला वेस्ट होता है, इसे हम कैनाल ऑफ श्लेम से वापस भेजते हैं इनटू द वेन्स, ठीक है। एक्वस ह्यूमर लीक्ड आउट बाय द कैनाल ऑफ श्लेम इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड अगेन रीच अप देयर वेन्स, ठीक है। कैपिलरी में भेज देते हैं, इसीलिए आंखों में आपने देखा होगा ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ नीली कुछ लाल। नीली वाली जो है वो है वेनस वेस्ट लेके जा रही है, और ये सारी कैपिलरी विल जॉइन इनटू द वेन्स। आगे बात करते हैं। कैनाल ऑफ श्लेम इज ब्लॉक्ड, फ्लूइड if canal of Schlemm is blocked, fluid do not return back to the veins, the fluid increase in the chamber, this is called as glaucoma। बता दिया मैंने आपको। सो अगर आप देखेंगे, ये देखो इस तरीके से अगर आप देखो तो नीली और लाल पाई जाती हैं, नीली और लाल पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, आइए मैकेनिज्म ऑफ विजन, अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड मैं देख रही हूँ कि इस वाले डायग्राम में जगह है तो मैं बना सकती हूँ, चलो मैं अलग से ही बना देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ येलो स्पॉट की, ठीक है। इसके लिए अगेन आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ आई, ठीक है। चलो लेयर वेयर ड्रॉ कर लें क्या? चलो मन है तो ड्रॉ कर लेते हैं, अब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड लेयर ड्रॉ कर लेते हैं, सेकेंड लेयर ड्रॉ कर लेते हैं, चलो सेकेंड लेयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। देखो बच्चों, एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि लाइट जो है वो हमेशा अंदर आएगी, ठीक है, अंदर आएगी और सीधी आएगी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लेट मी मेक दिस लेयर विच इज़ द रेटिना। रेटिना के 3 टाइप की सेल्स हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है ना। रेटिना में वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेटिना बना लेते हैं, ओके अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है फिलहाल के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो सबसे पहले अभी मैं आपको बता रही हूँ येलो स्पॉट के बारे में। देखो इस जगह पर एक येलो स्पॉट पाया जाता है, इस जगह पर एक येलो स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। ये है येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट, ठीक। ये जो येलो स्पॉट होता है ये बीच से ऐसा खाली होता है, येलो स्पॉट जो है ना ये बीच से ऐसा खाली होता है। डन, इतनी बात समझ में आ गई बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए अगर मैं किसी येलो स्पॉट का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, अब आई डोंट थिंक सो कि येलो दिखाई देगा, पर किस कलर से बनाऊं, इससे बना लेती हूँ। लुक एट दिस, ये येलो स्पॉट जो होता है ये ऐसा होता है, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है ना। येलो स्पॉट जो है ये कैसा दिखाई देगा आपको, इट इज़ लाइक दैट। ध्यान से समझते जाना ना। ये मैंने येलो कलर का होता है, मैंने पर्पल बनाया क्योंकि वाइट में येलो दिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके दिस इज द येलो स्पॉट, ओके डन हो गई। ध्यान से देखना, ये हो गया येलो स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीट में इससे क्वेश्चन बन सकता है, येलो स्पॉट, ठीक। येलो स्पॉट कहाँ पर पाया जाता है? रेटिना में। येलो स्पॉट कहाँ पे पाया जाता है मेरे बच्चों? रेटिना में। डन हो गई इतनी बात, ठीक। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहानी पढ़ाई भी थी आपको, कि जो आपकी रेटिना की लेयर्स होती हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है वो होती है फोटोसेंसरी लेयर। कौन सी लेयर होती है? फोटोसेंसरी लेयर। डन हो गई इतनी बात। तो फोटोसेंसरी लेयर या फोटो रिसेप्टर लेयर जब लाइट एंटर करती है, ध्यान समझना,
जब लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले किस पे एंटर करेगी बच्चों? सबसे पहले वो मल्टीपोलर न्यूरॉन में एंटर करेगी, समझ में आई बात? उसके बाद वो किस में एंटर करेगी बच्चों? उसके बाद वो बाईपोलर न्यूरॉन में एंटर करेगी, ठीक है। पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर बाईपोलर न्यूरॉन, और उसके बाद किस में एंटर करेगी बोलो? उसके बाद वो एंटर करेगी फोटो रिसेप्टर लेयर पे। फोटो रिसेप्टर लेयर में क्या पाया जाता है बोलो? फोटो रिसेप्टर लेयर में पाए जाते हैं रॉड्स एंड कोन्स, समझ में आई बात? तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट किसको पड़ेगा? इसको पड़ेगा, ठीक है। ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर होती है, ध्यान से समझना, ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर होती है ये फोटो सेंसिटिव होती है। ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर होती है ये फोटो सेंसिटिव होती है, मतलब लाइट से इसको फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मुझे येलो स्पॉट के बनाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। देखो, अब फोटो रिसेप्टर लेयर में ध्यान से देखना, फोटो रिसेप्टर लेयर में हाउ मेनी सेल्स वी हैव? फोटो रिसेप्टर लेयर में हाउ मेनी सेल्स वी हैव? वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल मैम, वन इज द रॉड एंड सेकेंड इज द कोन। ये हम लोगों ने पहले बात की थी, ठीक है, ओके, डन हो गई। रॉड जो होता है, ध्यान से सुनो, ये कैसी लेयर होती है? फोटो सेंसिटिव लेयर। ये कैसी होती है? फोटो सेंसिटिव लेयर, लाइट से इनको फर्क पड़ता है, ठीक है। ये जो रॉड होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, रॉड में भी पिगमेंट पाया जाता है और कोन्स में भी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? रॉड में जिस कलर का पिगमेंट पाया जाता है ये होता है पर्पल कलर का। किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। इसीलिए इस पिगमेंट का नाम हम क्या रख देते हैं? विजुअल पर्पल। इस पिगमेंट का नाम मैंने क्या रख दिया बच्चों? विजुअल पर्पल। रॉड का शेप की अगर मैं बात करूं तो पर्पल कलर का ही बना लेते हैं। रॉड का शेप है ऐसा, ठीक है, रॉड का शेप है ऐसा, डन हो गया। अब ध्यान से समझो, चाहे अब कोन्स में आते हैं। कोन्स में जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। कोन्स में जो पाए जाते हैं पिगमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो होता है रेड, जैसे कि वो होता है ब्लू, और जैसे कि वो होता है ग्रीन, ठीक है। आपको पता है कि आपकी आंखें जो होती हैं वो 3 कलर का ही जो होता है लाइट दिखाती हैं आपको, 3 कलर ही को ही फोकस करती हैं, उन्हीं के मिसमैच से आपको सारे कलर दिखते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। डायग्राम बना लें इसका। अब इसमें बाहर वाला जो सेगमेंट है, अंदर की ओर जो सेगमेंट है वो तो हमें कैसा दिखाई देता है? रॉड शेप का, पर जो बाहर वाला है वो कैसा दिखाई देगा? रेड, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होगा, अंदर वाले सारे जो हैं वो उसमें कलर नहीं होगा पर बाहर वाले में कलर होगा। ब्लू बनाए, दिस इज द ब्लू, ठीक, एंड दिस वन इज द ग्रीन। आगे बात करें, इनके नाम रखते हैं, ठीक है, इनके नाम रखते हैं। देखिए, नाम जब आप इनका रखेंगे तो कोन में 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं, रॉड में सिर्फ 1 प्रकार का पिगमेंट होता है। अभी नाम किसी का नहीं बताए। ये पिगमेंट जो होता है पर्पल कलर का होता है और इसका नाम होता है रोडोप्सिन। क्या होता है बच्चों? रोडोप्सिन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोन्स के जो कलेक्टिवली मैं पिगमेंट की बात करूं, सारे पिगमेंट का नाम क्या है? आयोडोप्सिन, पर अभी इसको जाने दो, ये 3 टाइप के पिगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। Rhodopsin is the pigment which is found into the rods and iodopsin is the pigment which is found into the cones. But we have 3 types of cones. One is responsible for the red color, one is responsible for the blue color vision and one is responsible for the green color vision. इन्हीं के मिक्स मैच से आपको सारे कलर दिखाई देते हैं। अगर ये वाला कोन जो है लाइट भेज रहा है, ये वाला कोन जो है टूट रहा है, काम कर रहा है, तो रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। ये टूट रहा है तो ब्लू, वो टूट रहा है तो ग्रीन। अब इनके नाम होने चाहिए। रेड वाले का नाम है एरिथ्रोप्सिन, रेड वाले का नाम है मेरे बच्चों एरिथ्रोप्सिन, ठीक है। ब्लू वाले का नाम है साइनोप्सिन, ठीक है, और ग्रीन वाले का नाम है क्लोरोप्सिन, क्लोरोप्सिन, ठीक है। इन तीनों को हम आयोडोप्सिन कह सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि फोटो रिसेप्टर लेयर में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो कलर है ना ये अंदर वाले सेगमेंट में नहीं होता। 2 सेगमेंट हैं, चाहे रॉड हो चाहे कोन्स हो, ठीक है। जो कलर होता है वो हमेशा किस में होता है? बाहर वाले सेगमेंट में ही होता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं। देखो,
किसी भी ये दे ऑल आर फोटो पिगमेंट है ना, दे ऑल आर फोटो पिगमेंट, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं, दे ऑल आर फोटो पिगमेंट्स। ये सब कैसे हैं बच्चों? दे ऑल आर फोटो पिगमेंट, दे आर लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। डन हो गई इतनी बात। आइए आगे बात करते हैं। चाहे मैं बात करूं रॉड्स की, ध्यान से देखो, चाहे मैं बात करूं रॉड्स की, चाहे मैं बात करूं कोन्स की, किसी की भी बात करूं, ठीक है, ये इनमें जो भी पिगमेंट पाए जाते हैं, इन पिगमेंट के 2 सेगमेंट होते हैं। इनमें चाहे रॉड्स हो चाहे कोन्स हो, रॉड में है रोडोप्सिन, कोन्स में है एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन। चाहे मैं किसी भी पिगमेंट की बात करूं मेरे बच्चों, ध्यान समझना, बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा ही सीरियस लेक्चर है, इसीलिए मैं कोई मजाक मस्ती नहीं कर रही हूं, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको इस लेक्चर का क्लियर होना चाहिए, तभी बेटा आई बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा और माथा फोड़ते रह जाएगा तुम, ठीक है। रॉड्स एंड कोन्स में जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, इनके 2 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये आपने मैडम तो हमें बता ही दिया है, ठीक है, ये तो हमें आपने बता ही दिया है, इसमें क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो 2 प्रकार के सेगमेंट पाए जाते हैं। मैंने क्या बोला कि जो आउटर सेगमेंट होता है उसमें कलर पाया जाता है, ठीक है मैम, समझ गए। अब ये 2 सेगमेंट क्या है? पहला सेगमेंट है देखो, जैसे रोडोप्सिन, रोडोप्सिन नाम से समझ में आ रहा है। एक सेगमेंट है रेटिनल का और एक सेगमेंट है ऑप्सिन का, ध्यान समझना। कलर कर दूं क्या यार इसको? चलो कलर कर देती हूँ, ठीक है। किसी भी पिगमेंट के 2 सेगमेंट होते हैं, किसी भी पिगमेंट के 2 सेगमेंट होते हैं। ये 2 सेगमेंट मैंने बना दिए, ठीक। किसी भी पिगमेंट के 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट है रेटिनल, रेटिनल, और दूसरा है ऑप्सिन। एक है रेटिनल और एक है ऑप्सिन। ये बात अभी तक आपको, किसी भी पिगमेंट के 2 सेगमेंट है, रेटिनल और ऑप्सिन। ध्यान से देखो इसको। एक चीज और बता दूं, ये जो फोटो पिगमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझो, ये जो रोडोप्सिन हो गया, ये जो आइडोप्सिन, ये सब है ना, ये हमेशा 2 सेगमेंट्स हमने बात की तो हमेशा बाहर वाले सेगमेंट में ही मिलेंगे, रॉड्स के बाहर वाले सेगमेंट में ही फोटो पिगमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको रोडोप्सिन मिलेगा, यहाँ पे आपको एरिथ्रोप्सिन मिलेगा, यहाँ पे आपको साइनोप्सिन मिलेगा, यहाँ पे क्लोरोप्सिन। तो किसी भी फोटो पिगमेंट के 2 फोटो पिगमेंट जो कि बाहर वाले सेगमेंट में मिल रहा है, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, एक होता है रेटिनल और एक होता है ऑप्सिन। अब बेटा तुम्हारी मम्मी बोलती गाजर खाओ नहीं तो आंखें बड़ी कमजोर हो जाएंगी, तो जो कैरेट होता है ना, ध्यान समझना, कैरेट में होता है विटामिन ई, विटामिन ए क्यों बोल रही हूँ, विटामिन ए, ठीक है। अब विटामिन ए को हम और क्या कह सकते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है? एल्कोहल, ठीक है। रेटिनॉल क्या है? एल्कोहल। अब एल्कोहल का जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या कन्वर्ट हो जाता है? रेटिनल, विच इज द एल्डिहाइड। एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो रेटिनल बन जाता है, विच इज कॉल्ड एज एल्डिहाइड। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और इसमें एक प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है और इसी प्रोटीन का नाम है ऑप्सिन, ठीक है। अब किसी भी प्रकार का पिगमेंट हो बच्चों, चाहे रोडोप्सिन हो, चाहे आपका साइनोप्सिन हो, चाहे आपका एरिथ्रोप्सिन हो, चाहे आपका क्लोरोप्सिन हो, कुछ भी हो, इन सब में आपका ये कॉमन ही रहेगा। तो मैडम सब कॉमन रहे, सारे पिगमेंट एक जैसे नहीं हो जाएंगे बेटा। ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमाइनो एसिड। आप इस अमाइनो एसिड में चेंज करते जाओ, आपका पिगमेंट चेंज होता जाएगा। समझ में आ गई बात? इतनी कोई परेशानी तो नहीं इसमें। आइए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी और मज़ेदार। आइए, सो हमने देखा कि जो रॉड होता है वो पर्पल कलर का होता है, इसमें जो फोटो पिगमेंट बाहर के सेगमेंट में है वो है रोडोप्सिन। डन हो गई इतनी बात। अब रोडोप्सिन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, क्या है वो। देखो सब कुछ मैं धीरे धीरे बिल्टअप करवा रही हूँ ना, घबराने की जरूरत नहीं है। रोडोप्सिन, चलिए रोडोप्सिन के बारे में देखते हैं। रोडोप्सिन जो होता है, ये जो पिगमेंट है पर्पल कलर का है, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। किस कलर का है? पर्पल कलर का है। एंड एक्टिव एट डिम लाइट, ठीक है। कब एक्टिव होता है? एक्टिव एट डिम लाइट। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया
कि ये कब एक्टिव होता है, डिम लाइट में एक्टिव होता है, जब रात हो जाती तब एक्टिव होता है। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कलर विजन, ठीक है, नो कलर विजन, कोई कलर विजन नहीं देता। तो ये काहे के लिए है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो ये किस चीज़ के लिए है, जब कोई कलर विजन नहीं है तो किस चीज़ के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें, आपने देखा होगा कि रात में हम लोगों को कोई कलर नहीं दिखाई देता, बस ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो ये सिर्फ क्या दिखाता है हम लोगों को, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डिम लाइट में एक्टिव होता है और ब्लैक कलर, ब्लैक एंड वाइट कलर हमको दिखा सकता है बस, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो है ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नाइट विजन जो होता है उसको हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन, ठीक है। नाइट विजन जो होता है उसको हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए आँख में पाया जाने वाला कौन सा फोटो पिगमेंट है जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलोगे रोडोप्सिन, ठीक है। किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। कौन सा फोटो पिगमेंट उसके आउटर सेगमेंट में, रोडोप्सिन नाम का, किसी कलर को दिखाता है ये नहीं, सिर्फ किस कलर के रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ये, एक आई में करीब 125 मिलियन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए इतनी बात, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। अब आते हैं आगे की बात, ध्यान से देखें। नेक्स्ट हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोन्स के बारे में। और रोडोप्सिन निकालता कौन है ये भी बात कर ले। रोडोप्सिन निकालते हैं रॉड्स, ठीक है, रॉड्स, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कोन्स के बारे में, ठीक है। कोन्स में 3 प्रकार के पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग कलर का विजन दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। देखो कोन्स जो होते हैं इनके आउटर सेगमेंट में अलग अलग प्रकार के फोटो पिगमेंट होते हैं, जैसे कि 3 टाइप के कोन्स हैं। एक टाइप के कोन कौन से होते हैं जिसमें आउटर सेगमेंट में रेड कलर का पिगमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोप्सिन। एक फोटो पिगमेंट ऐसा होता है जिसके आउटर सेगमेंट में ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज साइनोप्सिन। एक प्रकार का कोन ऐसा होता है जिसके आउटर सेगमेंट में हरे कलर का पिगमेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज क्लोरोप्सिन, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो है इनको एक्टिव करने के लिए, ध्यान से समझना, ठीक है, इनको एक्टिव करने के लिए, ठीक है, फॉर द एक्टिविटी, इनको क्या ज़रूरत है, इनको एक्टिविटी करने के लिए क्या ज़रूरत है, इनको एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत है ब्राइट लाइट की। आई बात समझ में, इनको एक्टिविटी करने के लिए ब्राइट लाइट की आवश्यकता होती है। और ब्राइट लाइट कब होता है, डे में, ठीक है। ब्राइट लाइट कब होता है, डे में। तो ये कब होंगे एक्टिव, दे एक्टिव ड्यूरिंग द डे। ये बात आपको समझ में आई। तो कोन्स हमेशा कब यूज होते हैं, कब एक्टिव होते हैं, जब ब्राइट लाइट पड़ती है इस पर, वैसे ये यूज मतलब वैसे ये एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। कि कितने कलर का विजन दे सकते हैं ये, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। रेड कलर जब एक्टिव होगा तो आपको कौन कौन से शेड दिख सकते हैं, मरून दिख सकता है, पिंक दिख सकता है, बेबी पिंक दिख सकता है, मोजेंटा पिंक दिख सकता है, उसके शेड्स दिख सकते हैं। ग्रीन होगा तो डार्क ग्रीन, काई ग्रीन, फलाना ग्रीन, ये ग्रीन, पिकॉक ग्रीन, बहुत सारे ग्रीन दिख सकते हैं। तो जितने भी शेड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे इन्हीं तीनों शेड्स का मिक्स एंड मैच होते हैं। पर अगर तीनों शेड्स एक साथ एक्टिव हो जाएं तो क्या होगा, तो हमें, जैसे आपने विबग्योर देखा है, तो अगर विबग्योर सारे कलर एक्टिव रहते हैं तो वाइट लाइट होती है, ठीक है। तो अगर हमें सारे तीनों कलर एक्टिव है तो हमें वाइट कलर दिखाई देगा। समझ में आ गई बात, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप लोग इतनी बात। प्रॉब्लम रॉड्स एंड कोन्स आपको समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डन हो गई है इतनी बात हमारी। चलिए अब देखते हैं, इसीलिए जब भी हमको ये सब करना है तो भैया गाजर वाजर खाया करो, गाजर खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बिना गाजर खाए अपना काम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको येलो स्पॉट के बारे में बता रही थी। चलिए येलो स्पॉट देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे मान लो रेटिना की लेयर्स बनाती हूँ पहले मैं, आप तो यहाँ से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। रेटिना की लेयर्स में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक एक करके, ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक, इट इज़ लाइक दैट, ओके। सबसे पहली लेयर हम लोगों ने कौन सी लेयर पढ़ी थी, लिखते हैं अभी हम लोग, सिर्फ लिखते हैं कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर, ठीक है। ध्यान से देखते जाना क्या बोल रही हूँ मैं,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर। डन है, ठीक, मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर, ओके, जिसे हम कहते हैं गैंग्लियोनिक लेयर, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी लेयर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की लेयर, ऐसा बनाती हूँ, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की लेयर, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या पढ़ना है, आपकी आउटर वन कौन सी थी, रॉड्स एंड कोन्स, फिर कौन सी थी, स्यूडो यूनिपोलर, और फिर कौन सी थी, मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर। चलो लिख लेते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से सबसे पहली कौन सी लेयर है, गैंग्लियोनिक, लिख लेती हूँ, गैंग्लियोनिक, ये गैंग्लियोनिक है सबसे अंदर वाली। ये कैसी अंदर, स्यूडो यूनिपोलर, यूनिपोलर लिख लेती हूँ, ठीक है, घबराना नहीं, यूनिपोलर, ठीक है, ये यूनिपोलर हो गई। ये कौन सी है भैया, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। डन है। अब आपको ध्यान से समझना है क्या बोल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। ये 3 लेयर रेटिना की हो गई है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ओके। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो गैंग्लियोनिक लेयर के एक्सॉन्स होते हैं वो ऐसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। गैंग्लियोनिक लेयर के एक्सॉन्स इस तरीके से बाहर निकलते हैं। जिस जगह से बाहर निकलते हैं उस जगह को हम कहते हैं क्या बच्चों, उस जगह को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ये थोड़ा और अंदर बनाने की ज़रूरत है मुझे। जिस जगह से ये बाहर निकलते हैं उस जगह को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। लिख लें इसके बारे में। आइए ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पहले पता कर लेते हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ से ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एग्जिट होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व एग्जिट ब्लाइंड स्पॉट से होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि जहाँ से ग्रुप ऑफ एक्सॉन एग्जिट होते हैं वहीं से ब्लड वेसल्स भी एंट्री होती हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट में 2 चीज़ें हैं, एक तो नर्व बाहर आएगी वहाँ से और ब्लड वेसल एंट्री लेंगे। ब्लाइंड स्पॉट आपको क्लियर हुआ कि गैंग्लियोनिक लेयर के जो एक्सॉन्स होते हैं वो बाहर होते हैं और जिस जगह से बाहर होते हैं आइस के पीछे की से उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, और वहाँ से ब्लड वेसल भी एंटर होते हैं। अब इस ब्लाइंड स्पॉट के साइड में मेरे बच्चों, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के साइड पर किस कलर से बनाऊं, ब्लैक से बना देती हूँ। ब्लाइंड स्पॉट के साइड पर ऐसा एक एरिया पाया जाता है, ये एक ऐसा एरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं येलो स्पॉट, जिसे हम कहते हैं येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट। डन। आइए येलो स्पॉट के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट के साइड में येलो स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। लेट मी मेक द येलो स्पॉट। थोड़ा सा अच्छे से अब हम बात कर रहे हैं। ये देखिए येलो स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 3 लेयर्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 3 लेयर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। खैर ये लेयर नहीं भी ड्रॉ करते तो भी चलता, पर अभी अपन को काम है इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं। चलो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, क्या बोल रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे येलो कलर तो तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं किसी और डार्क कलर को यूज़ कर रही हूँ। देखो ध्यान से, सपोज दैट कि ये है आपका येलो स्पॉट, ठीक है, ये ऐसा होता है येलो स्पॉट। ध्यान से समझना ना, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये होता है, थोड़ा और नीचे बनाती हूँ यार, है ना, थोड़ा सा और नीचे। सपोज दैट थोड़ा बड़ा बना रही हूँ पर वो होता साइड में ही है ब्लाइंड स्पॉट के, ठीक है, ऐसा बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज द येलो स्पॉट, दिस इज द येलो स्पॉट। डन, ठीक है, ये है येलो स्पॉट, बिल्कुल साइड में होता है ब्लाइंड स्पॉट के। ध्यान से देखते जाना बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा। दिस इज द येलो स्पॉट। येलो कलर से बना नहीं रही हूँ क्योंकि आपको येलो कलर इसमें दिखाई नहीं देगा। अब अगर मैं यहाँ पर येलो स्पॉट बनाऊँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर येलो स्पॉट बनाऊँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो है, दिस इज द येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं, येलो स्पॉट को हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। येलो स्पॉट को हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। ये जो पिट, ये जो सेंटर का डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है,
इसको कहते हैं फोविया, फोविया सेंट्रलिस, फोविया कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे ये भी लेबल कर देती हूँ, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये मान लो ये हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से क्या बाहर आती हैं, ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है और ब्लड वेसल अंदर जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। देखो पूरे रेटिना में, ठीक है, सो दिस इज द मान लो रेटिना, ठीक है, ये मान लो 3 लेयर ऑफ रेटिना है, ठीक है, दिस इज द रेटिना। सारे रेटिना में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, आखिरी वाली सेल्स में क्या पाया जाता है, रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। पर अब आपको ध्यान से समझना है, ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पर होता है रॉड्स, ठीक है, जितने भी फोटो सेंसरी जो लेयर होती है, आखिरी वाली कैसी होती है, फोटो रिसेप्टर लेयर, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। तो इनमें ना बहुत सारे रॉड्स होते हैं, बहुत सारे रॉड्स। आपने देखा है कि रॉड्स का नंबर तो जस्ट डबल है कोन से। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो येलो स्पॉट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, कोन, बहुत कम, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में रॉड। सी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आई बात। ये कौन सी लेयर है, मान लो ये कौन सी लेयर हो गई, ये हो गई मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर, ये हो गई बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर, ये हो गई फोटोसेंसरी न्यूरॉन की लेयर, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है फोटो रिसेप्टर लेयर, जो कि तीसरी लेयर होती है, फोटो रिसेप्टर लेयर। मैं भी बता रही हूँ आपको येलो स्पॉट के बारे में। अब फोटो रिसेप्टर लेयर में भयंकर रॉड्स होते हैं, भयंकर रॉड्स, कोन्स बहुत कम होते हैं। पर एक जगह ऐसी है ब्लाइंड स्पॉट के साइड में, जिसे हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा येलो कलर भी कर देती हूँ, तो थोड़ा आपको फील आए, है ना, फील बहुत ज़रूरी है। ये हो गया येलो स्पॉट, ठीक है। तो ये येलो स्पॉट जो होता है, इसमें एक बीच में गड्ढा होता है, जहाँ पे सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं। बहुत एक आधा रॉड होगा तो होगा। अब कोन्स है, ठीक है। तो कोन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोन्स जो होते हैं बेसिकली वो किस चीज़ के लिए होते हैं, कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे विजन। कोन्स जो होते हैं उसकी वजह से आपको कलर समझ में आता है। आई बात समझ में, कोई भी परफेक्ट विजन करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोन्स अच्छे होने चाहिए। तो अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो आपका विजन क्लियर हो, आपको हर कलर अच्छे से दिखाई दे, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके येलो स्पॉट में। सबसे सुंदर, क्लियर, ऑथेंटिक विजन जो होता है वो येलो स्पॉट पे ही होता है। आई बात समझ में इतनी मेरी कि नहीं आई। देखो यहाँ पर बनाती हूँ मैं, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डन हो गई इतनी बात। अब ये मान लो हम यहाँ पर थोड़ा आई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा कंटिन्यू, हालांकि इट इज़ लुकिंग वेरी वियर्ड डायग्राम, बट लेट इट बी, ठीक है। मान लो यहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक, ये हो गया, डन हो गई इतनी बात, ठीक। ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट, डन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज इस फोटो रिसेप्टर लेयर पर कहीं भी बन सकता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली हमें फोकस कहाँ पर करना है, समझो बात को, हमें कहाँ पर फोकस करना है कि हमारी जो इमेज है वो सबसे अच्छी बने। समझे बात को, हम कहाँ पर फोकस करें कि सबसे अच्छी इमेज बने। तो इस फोटो रिसेप्टर लेयर पर ही सबसे इफेक्ट होगा। बाकी सारी जो दो आगे की जो लेयर है वो सिर्फ सिग्नल पहुंचाने का काम करती हैं। जो इफेक्ट होना है वो आखिरी लेयर पर ही होना है। अभी पढ़ाऊंगी कैसे होना है। मैं आपको येलो स्पॉट के बारे में बता रही हूँ कि इमेज जो होती है, देखो लाइट आई, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे लेंस को क्रॉस की, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से आ रही है, ओह शिट, ठीक है, लाइट आई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से लाइट आ रही है, कोई टेंशन नहीं, और यहाँ पर फोकस होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंख से सबसे सुंदर दिखाई दे, तो आपका जो इमेज फोकस होना चाहिए, जो वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए येलो स्पॉट में। येलो स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन होता है वो येलो स्पॉट पे ही होता है। आपको जो इमेजेस बढ़िया क्लियर दिखती हैं वो येलो स्पॉट की वजह से ही दिखती हैं। अगर आपको कोई इमेज ढंग से नहीं दिखती तो आप क्या करते हो, मुंडी ऐसे ऐसे हिलाकर आप चाहते हो कि हमारी इमेज का जो फोकस है वो येलो स्पॉट पे ही बने ताकि क्लियर बने, क्योंकि कोन्स होगा, सबसे ज़्यादा कोन्स हैं, तो कोन्स जो होते हैं वो कलर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आप इमेज को अच्छे से देख पाएंगे। तो आप फोटो सेंसरी लेयर के किसी भी और जगह पे फोकस कर लोगे तो आपको क्लियर जो इमेज है वो ब्लर्ड दिखेगी। इमेज सबसे अच्छी आपको कहाँ दिखाई देती है, येलो स्पॉट में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ गए।
ब्लाइंड स्पॉट समझ गए, येलो स्पॉट समझ गए। ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आती है, ब्लड वेसल अंदर आती हैं, उसके बाजू में एक येलो स्पॉट होता है जिसमें सिर्फ कोन्स होते हैं। इमेज का फोकस हमेशा यही होना चाहिए, तभी आपको कोई भी चीज़ एकदम क्लियर, बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त दिखेगी। आप बुक पढ़ते हैं तो बुक आप हमेशा आपकी इमेज येलो स्पॉट पे फोकस हो, इसलिए आप मुंडी ऐसे ऐसे हिलाते जाते हैं। आप ऐसे तो नहीं पढ़ते हो आंखें घुमा घुमा के, आप किताब ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे 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 पढ़ते हो ना, ताकि जो अक्षर हैं उसकी इमेज सिर्फ कहाँ पर फोकस हो, आपके येलो स्पॉट पे ही फोकस हो। येलो स्पॉट क्लियर हो गया, ब्लाइंड स्पॉट क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो ध्यान से देखना है ना। देखो, जब लाइट अंदर आती है, जब लाइट अंदर आती है तो किसी भी लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मान लो लाइट अंदर आ रही है, तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले वो किस लेयर पे अंदर आएगी, मल्टीपोलर न्यूरॉन के लेयर पे अंदर आएगी, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती हूँ यहाँ पे। चलो मान लो कि यहाँ पे ट्री रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लाइट अंदर आ रही है, ठीक है, इसकी लाइट अंदर आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्ट हुई लाइट, रिफ्रैक्ट हुई, अंदर गई, रिफ्रैक्ट हुई और अंदर जाकर फोकस होना रेटिना पे उसे, तो रिफ्रैक्ट हुई तो कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया, लेंस कॉर्निया हो गया, लेंस को पार करते करते वो आई येलो स्पॉट में। आइए अब देखते हैं क्या हुआ। जब वो येलो स्पॉट में टकराई, ठीक है, लाइट है, तो मुझे बताओ, ध्यान से समझते जाना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। जब लाइट पड़ी, जब लाइट पड़ी तो क्या होगा, जब लाइट पड़ी तो कौन कौन सी लेयर को क्रॉस करेगा, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। ये हैं आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन, दीज आर योर मल्टीपोलर न्यूरॉन, है ना, दीज आर योर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये सब आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन चल रहे हैं। डन हो गई इतनी बात। ये कौन से हैं आपके सेकेंड लेयर वाले, कौन से हैं, दीज आर द बाईपोलर न्यूरॉन, ठीक है, दीज आर द बाईपोलर न्यूरॉन, ठीक। ये क्या हो गए आपके बाईपोलर न्यूरॉन। डन, ठीक। और उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है। बना लेते हैं रॉड्स, रॉड्स, अरे यार ये क्या हो रहा है, रॉड्स होते हैं एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। हमें फोकस कहाँ करना है, ऐसे बना ले रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ पर ठीक है, आप समझ गए ना। रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम डे विजन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर क्या हो रहा है, डे विजन हो रहा है, ध्यान से समझते जाना है ना। अगर डे विजन हो रहा है, सपोज दैट, अगर डे और नाइट दोनों का बना लें, क्या, चलो डे और नाइट दोनों का बना लेते हैं, या डार्क लाइट और नॉर्मल लाइट का बना लेते हैं, लाइट का बनाते हैं, ठीक है। समझो, जब लाइट आएगी, इधर से देखो, जब लाइट आएगी, जब लाइट आएगी तो वो किससे टकराएगी मेरे बच्चों, वो टकराएगी कोन्स से, समझे। येलो स्पॉट पे फोकस हुआ और कोन्स से टकराई, ठीक है, कोन्स से टकराई। अभी मैं लाइट बताऊंगी कैसे कम ज्यादा होता है, वो बात की बात करेंगे। कोन्स से टकराई। अब कोन्स में क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, कोन्स में क्या होते हैं, कोन्स में मान लो कि हमको रेड कलर दिखाना है, तो कौन सा है, ठीक है। तो कोन्स में दो प्रकार के पिगमेंट हैं भैया, एक है रेटिनल, ठीक है, दो फोटो पिगमेंट के दो सेगमेंट है, सॉरी, एक रेटिनल एक ऑप्सिन। जैसे ही लाइट पड़ी, जैसे ही इन पर लाइट पड़ी, ये इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे ही इनका ब्रेक डाउन हुआ मेरे बच्चों, तो रेटिनल अलग हो जाएगा, रेटिनल अलग हो जाएगा और ऑप्सिन अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। रेटिनल अलग, ऑप्सिन अलग, ठीक है। जैसे ही रेटिनल और ऑप्सिन अलग हुए, ध्यान समझना, जैसे ही यहाँ पर रेटिनल और ऑप्सिन अलग हुए मेरे बच्चों, जैसे ही रेटिनल और ऑप्सिन अलग हुए, ठीक है, कुछ टिलमिलाहट, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ तो निकलेगा, कुछ तो सिग्नल जनरेट होंगे, कुछ तो स्टिमुलस जनरेट होंगे, है ना। जैसे ही रेटिनल और ऑप्सिन निकला, वैसे ही सिग्नल जो है वो किसको मिला, बोलो, सेकेंड लेयर कौन सी थी, बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर को। समझ में आई बात, बाईपोलर न्यूरॉन भैया, रेटिनल और ऑप्सिन टूट गए लाइट से, जब वैसे ही सिग्नल किसको मिला, वैसे ही सिग्नल इन बाईपोलर न्यूरॉन्स को मिला, और वो तिलमिला लगे, हाँ 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 हाँ, कुछ तो आया है, कुछ तो आया, कुछ टूटेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, स्टिमुलस निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो टूटा, तो इससे क्या जनरेट हुआ, स्टिमुलस। इससे क्या जनरेट हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ बच्चों। और आप लोगों ने नर्वस ट्रांसमिशन पढ़ा है, स्टिमुलस को कौन लेता है बच्चों, स्टिमुलस को लेता है डेंड्राइट,
डेंड्राइट लेता है वो सेल बॉडी में पहुंचाता है और अपने फिर उसके बाद अपने एक्सॉन टर्मिनल से वो किसको देता है, दूसरे न्यूरॉन को। और मैं सिग्नल ट्रांसमिशन, वोल्टेज गेट ओपन खुलना बंद ये सब नहीं बता रही हूँ भैया। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, जब आप किसी भी फोटो पिगमेंट को तोड़ देते हो, अगर मान लो हमें दिन में दिखना है, रात में दिखना है, तो जो आपका रोडोप्सिन होता है वो कब टूटता है, डिम लाइट में। और हमेशा बाकी सारे क्लोरोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन ये सब कब टूटते हैं, आइडोप्सिन ये सारे कब टूटते हैं, डे लाइट में। जब लाइट पड़ेगी, डिम लाइट पड़ेगी तो रोडोप्सिन टूटेगा, और जब दिन वाली लाइट पड़ेगी तो क्या टूटेगा, आइडोप्सिन टूटेगा। जब दिन की लाइट पड़ी तो आपका जो मान लो कि आइडोप्सिन था वो टूट गया, ठीक है। जब आइडोप्सिन टूट गया तो उसके टूटने से क्या जनरेट हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ। इस स्टिमुलस को किसने ले लिया, बाइपोलर न्यूरॉन ने ले लिया। अब बाइपोलर न्यूरॉन ने सिग्नल किसको दिया, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को दिया। अब ये कहानी सब जगह चल रही है, सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन को सिग्नल मिला कि नहीं मिला, मुझे बताओ। सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन को सिग्नल मिला कि नहीं मिला, ठीक है, समझे बात को। सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन को सिग्नल मिला। जब सिग्नल मिला तो यहां से क्या निकल रहे हैं बच्चों, एक्सॉन्स। यहां से क्या निकल रहे हैं, एक्सॉन्स। और इस एक्सॉन के सिग्नल से हम क्या निकाल रहे हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व। क्या निकाल रहे हैं बोलो मुझे, यहां से क्या निकाल रहे हो आप, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब ये ऑप्टिक नर्व जो है ये कहाँ जाएगी बोलो मुझे, ये जाएगी ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। कहाँ से जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए। कहाँ से जाएगी, ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए, ठीक है, ऑसिपिटल लोब में जाएगी। और फिर वहां पर क्या होगा बोलो मुझे, क्या होगा, हाँ क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पर इमेज, रेटिना में हमेशा इमेज उल्टी बनती है, पर ब्रेन में ऑसिपिटल लोब में इमेज सीधी बनेगी, तभी आप सीधा देखोगे, ठीक है। समझ में आई बात, उल्टा देखोगे तो इमेज गड़बड़ बनेगी, समझ में आई बात। तो जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हो तो उसका जो इमेज होता है रेटिना में वो उल्टा बनता है, पर जब जो नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, जब सिग्नल लेके जाती है तो ब्रेन में इमेज सीधी बनती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी ज़रूरी है कि लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, इधर से इधर की ओर जा रही है, ठीक है, पर जो सिग्नल है वो उल्टा आ रहा है, ठीक है। तो सिग्नल की डायरेक्शन क्या है बच्चों, उल्टी, और लाइट की डायरेक्शन ऐसी, ठीक। तो लाइट की डायरेक्शन है इमेज से रेटिना की ओर, और सिग्नल की डायरेक्शन है रेटिना से ब्रेन की ओर या बाहर की ओर। समझ में आ गई बात, इतनी टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, डन हो गया इतनी बात। अब थोड़े से केमिकल इवेंट्स और पढ़ें। देखो बच्चों, जैसे मान लो, चलो अब मैं इन दोनों फोटो पिगमेंट में क्या केमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करती हूँ। एक है रोडोप्सिन जो कि रॉड्स का फोटो पिगमेंट है, और एक है अपना आयोडोप्सिन जो कि किसका पिगमेंट है, आपके कोन्स का पिगमेंट है, ठीक है। हमने कलेक्टिवली आयोडोप्सिन लिख दिया, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, ध्यान से समझना मेरी बात को। अभी क्या है, सपोज दैट कि दिन में क्या होता है, देखो दोनों ना ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट पड़ेगी, ध्यान समझना ना, जैसे ही क्या होगी, लाइट पड़ेगी, ठीक है, जैसे ही क्या होगी, लाइट पड़ेगी, ये लाइट पड़ने पर ये दोनों पिगमेंट्स क्या होंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। लाइट पड़ने पर ये दोनों पिगमेंट क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अभी पहले नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। जब लाइट होगी तो पिगमेंट टूटेंगे तो क्या बनेगा, रेटिनल, ठीक है। लाइट पड़ने पर पिगमेंट टूट जाएंगे और बनेगा रेटिनल और स्कोटॉप्सिन, ठीक है। ऑप्सिन बनता है तो स्पेसिफिक जो ऑप्सिन बनता है रोडोप्सिन के टूटने के बाद वो है स्कोटॉप्सिन, स्कोटॉपिक विजन मतलब रात का विजन, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद बनेगा रेटिनल, ठीक है, रेटिनल प्लस फोटोप्सिन, क्योंकि इसकी वजह से हम दिन में देख पाते हैं। ध्यान से समझना क्या हुआ, रेटिनल और फोटोप्सिन बना, ठीक है। अब इसके टूटने से क्या हो गया है, इसके टूटने से ये जो पिगमेंट है ये डी कलर्ड हो गया। पिगमेंट में अब कोई कलर नहीं बचा, क्योंकि पिगमेंट जो कलर्ड था उसे तो हमने तोड़ दिया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फोटो ब्लीचिंग ऑफ द पिगमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं फोटो ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट। समझे बात को, क्या हुआ, यहाँ पर भी हो गई ब्लीचिंग, बोलो, यहाँ पर भी क्या हो गई बच्चों, ब्लीचिंग हो गई, समझे। लाइट में हमारे पास कैसे विजन होता है, लाइट में हमारे पास जो पिगमेंट होते हैं, फोटो पिगमेंट जो आपके लास्ट लेयर में पड़े हुए हैं, वो टूट जाते हैं इनटू दिस कंपोनेंट। जब आप पिगमेंट को तोड़ दोगे तो वो डी कलर्ड हो गए, कलर तो बचा नहीं, इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ब्लीचिंग कह देते हैं, ठीक है। अब आयोडोप्सिन में क्या होता है कि यही क्या है, सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। क्या जनरेट करता है बच्चों, सिग्नल जनरेट करता है,
डन हो गई। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम दिन की बात कर रहे हैं। डे लाइट में क्या होता है, डे लाइट में ये टूटे हुए पड़े हैं। डे लाइट में इफेक्ट किसका, क्योंकि ये कब काम करते हैं, डिम लाइट में काम करते हैं, ये कब काम करते हैं, डे में काम करते हैं। सिग्नल जो है, जो टूटा जो ब्लीचिंग का सिग्नल है, ये किसके पास जाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन के लेयर के पास जाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर के पास जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर के पास जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर के पास जाएगा। उसके बाद इन मल्टीपोलर न्यूरॉन से क्या अराइज होगी बच्चे, इनके एक्सॉन क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। कौन सी नर्व बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व की सहायता से, ध्यान से समझो, ऑप्टिक नर्व की सहायता से जो आपका सिग्नल है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, ब्रेन में चला जाएगा। कौन से लोब पे चला जाएगा बच्चों, ऑसिपिटल लोब पर चला जाएगा। और फिर आप ऑसिपिटल टोब लिख लो, देखो ऑसिपिटल लोब में चला जाएगा और आप डिफरेंट टाइप के कलर एंड शेप्स देख पाएंगे। ये कहानी कब की है, ये कहानी है दिन की। ये कहानी कब है, दिन की। दिन में आपका रोडोप्सिन और आइबडोप्सिन दोनों टूटेंगे लाइट की प्रेजेंस में, पर ये डिम लाइट में अपना कहानी करता है, ये डे लाइट में काम करता है। तो डे लाइट में कहानी हुई, ऑप्टिक लोब में सिग्नल गया और आप कोई भी कलर और शेप देख पा रहे हो। अब अगर हम दिन से कहाँ गए, आप समझना बात को, अब हम यहाँ से कहाँ मूव करेंगे, अब हम यहाँ थोड़ा सा दूसरा कलर लेती हूँ। अब बेटा मेरे बच्चों मेरे लाल, अब हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, डिम लाइट पे। अब अगर हम लाइट से कहाँ जा रहे हैं, एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं, अंधेरे कमरे में जा रहे हैं। डन हो गई बात। जब हम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट ये काम करता है, ठीक है। जब हम अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो जिन पिगमेंट की ब्लीचिंग हुई है, ठीक है, रोडोप्सिन एक्टिव होता है डिम लाइट में, आइडोप्सिन अपना सिग्नल भेजता है ऑसिपिटल लोब में ब्राइट लाइट में। इसका सिग्नल जैसे भेजता है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। दोनों ही डे लाइट में टूटे थे, ठीक है। डिम लाइट हुई, जैसे ही डिम लाइट हुई, ये रेटिनल और स्कोटोप्सिन जो है, इनका क्या हुआ बच्चों, रीजनरेशन, ठीक है, या रीफॉर्मेशन लिख देते हैं। इनका हुआ रीफॉर्मेशन और ये वापस से रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो गए। जब ये रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो गए, तब ये अपना सिग्नल किस पे ले जाएंगे बच्चों, बाइपोलर न्यूरॉन पे। बाइपोलर से किस में ले जाएंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन पे। और मल्टीपोलर से कहाँ पर लेके जाएंगे बोलिए, यहाँ मल्टीपोलर न्यूरॉन से निकलेगी ना, मल्टीपोलर न्यूरॉन वाली जो लेयर्स हैं उससे सारे ग्रुप ऑफ एक्सॉन बनाएंगे। नर्व, कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व, और ये जाएगी आपके ऑसिपिटल लोब में। दोनों का फर्क देख रहे हैं आप, ये टूटने से सिग्नल जनरेट कर रहा है, ठीक है, दोनों में अंदर देख रहे हैं। ये वाला जो आइडोप्सिन है, ये टूटने से सिग्नल जनरेट कर रहा है और टूटने का जो सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व लोब में जा रहा है। जबकि आप रोडोप्सिन में क्या देख रहे हो कि ये बनने से सिग्नल जनरेट कर रहा है। जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आते हो तो जो टूटा हुआ रोडोप्सिन है वो रीसिंथेसाइज होता है। ऐसे में हमें कुछ समय के बाद दिखाई देता है। ऐसे तो जाते जब अपन ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं, थोड़ी देर तक अंधेरा दिखता है ना, तो इतने टाइम पर आपको क्या फील हो सकता है, हमें फील हो सकती है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। क्या फील हो सकती है मेरे बच्चों, आपको टेम्परेरी ठीक है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस फील हो सकती है, ठीक है। दोनों जस्ट ऑपोजिट है। एडोप्सिन टूटता है तो सिग्नल ऑसिपिटल लोब में जाता है, तो आप डिफरेंट कलर्स और शेप देख पाते हैं दिन में। जब रात में आपको कोई कलर नहीं दिखाई देता, ठीक है, रात में आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हो। क्यों? क्योंकि रात में आइडोप्सिन काम नहीं करते हैं। समझ में आई बात? आइडोप्सिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आइडोप्सिन से काम करवाना है तो आइडोप्सिन को तोड़ना पड़ेगा, और रोडोप्सिन से काम करवाना है तो रोडोप्सिन को बनाना पड़ेगा। तो आइडोप्सिन कब टूटता है, आइडोप्सिन कब टूटता है, लाइट में, सीधे कह लो दिन में नॉर्मली। और रोडोप्सिन कब बनता है, रात में। तो रोडोप्सिन मतलब रात, जो रात में या डिम लाइट में काम करे। आइडोप्सिन कब काम करता है, दिन में या ब्राइट लाइट में। ये टूटने से सिग्नल भेजता है ऑसिपिटल लोब में, और ये बनने से सिग्नल भेजता है ऑसिपिटल लोब में। आपके पास आइडोप्सिन रोडोप्सिन दिन में दोनों टूटे हुए रहते हैं, पर रोडोप्सिन, टूटा हुआ रोडोप्सिन नहीं भेज सकता ब्रेन को सिग्नल, क्योंकि टूटे हुए रोडोप्सिन से कोई सिग्नल अभी जनरेट नहीं होगा, वो बिना मतलब का है। जब डिम लाइट में आप जाओगे तो ये जो टूटे हुए रोडोप्सिन के सेगमेंट्स हैं ये वापस से जुड़ेंगे, और जब ये जुड़े
चलेंगे तो भैया हलचल हो रही है ना, तो कुछ ना कुछ हलचल से क्या होगा, सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, डीपोलराइजेशन होगा, किस में, बाइपोलर न्यूरॉन में, और फिर ये डीपोलराइजेशन का सिग्नल किस पे जाएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन पे, और फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन से कहां जाएगा मेरे बच्चों, जाएगा ऑसिपिटल लोब में थ्रू द नर्व। नर्व कैसे बनी, मल्टीपोलर एक्सॉन की, जो बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व के रूप में बाहर निकले। कहां से निकले, ब्लाइंड स्पॉट से निकले। क्या इसमें कोई रॉड एंड कोन्स होते हैं, नहीं होते। सबसे ज्यादा कोन्स कहां पाए जाते हैं आईज में, फोविया में, फोविया सेंट्रालिस में। फोविया सेंट्रालिस किसका पार्ट है, येलो स्पॉट का पार्ट है। पूरी लाइट जो बाहर से रिफ्रेक्ट होकर अंदर आ रही है उसे कहां पर फोकस होना चाहिए, आपके फोविया में। सबसे अच्छी इमेज कहां बनेगी, फोविया में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, कॉर्निया में, उसके बाद लेंस में। कॉर्निया में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, पर दूर का देखना है, पास का देखना है, तो उसके हिसाब से आपको इमेज बनानी पड़ेगी आपके रेटिना में, तो लेंस अपना शेप चेंज कर सकते हैं फॉर द परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। आपको अगर दूर का देखना है तो आपको आइरिस एंड प्यूपिल में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पास का देखना है तो भी आपको आइरिस एंड प्यूपिल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सपोज दैट कि अगर आप कोई पास की चीज पढ़ रहे हैं, इट इज लाइक दैट, ठीक है, पास की चीज पढ़ रहे, पास की चीज पढ़ रहे, पास की चीज पढ़ रहे, तो जब आप पास की चीज पढ़ रहे हैं तो एडजस्टमेंट अलग टाइप का होता है, और जब आप दूर की चीज पढ़ रहे हैं तो एडजस्टमेंट अलग टाइप का होगा मेरे बच्चों। समझ में आई बात। हमेशा लोग ये कहते हैं कि दूर की चीजें देखो तो कोई टेंशन नहीं, पर पास की चीज जानो, टीवी पास से मत देखो, मोबाइल पास से मत देखो, लैपटॉप पास से मत देखो। क्यों नहीं देखो, क्योंकि पास से देखने पर हमारी आंखों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आई बात समझ में, पास से देखने पर आंखों में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि आइडोप्सिन कैसे वर्क करता है, रोडोप्सिन कैसे वर्क हो गया, डन हो गया, समझ में आ गई इतनी बात। सो हम लोगों ने आई स्ट्रक्चर सीख लिया अभी तक, कहां से लाइट रिफ्रैक्ट होकर कैसी इमेज बनेगी रेटिना में उल्टी, और फिर जो सिग्नल जा रहा है वो इमेज कैसी बनवाएगा, ब्रेन में, इसीलिए हमको चीजें सीधी दिखती हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। आइए समझिए, हम कोई अभी तक हमने क्या सीख लिया है कि हम इमेज ऐसे बनाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में इमेज बनने का सिग्नल ऐसे जाता है, हमारी बॉडी में लाइट ऐसे फोकस होती है, हमारी बॉडी में ये केमिकल इवेंट होते हैं, तो ऐसे इस तरीके से इमेज बनती है। पर अब हमें ये जानना है कि हम दूर की इमेज, पास की इमेज, कम लाइट पे इमेज, ज्यादा लाइट पे इमेज कैसे बनाएंगे। समझ में आई बात। दिखता हमें कम लाइट में भी है, दिखता हमें ज्यादा लाइट में भी है। अभी अगर मैं यहाँ की लाइट्स कम कर दूं तो मुझे ये जो पर्दा सामने व्हाइट कलर का टंगा है ये व्हाइट ही दिखाई देगा, पर मेरी आंखों में डिम लाइट में, कम लाइट में देखने में क्या एडजस्टमेंट होगा। मैं ब्राइट लाइट में देखूंगी तो भी ये पर्दा मुझे ये दिखाएगा, ये बोर्ड मुझे व्हाइट ही दिखाई देगा, तो मेरी आंख में क्या एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, हमने विजन सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब हम देखेंगे कि बॉडी जो आंखें होती हैं वो अलग अलग सिचुएशन को देखने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करती हैं। ठीक है, सो अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, एडजस्टमेंट इन आइरिस एंड प्यूपिल, एडजस्टमेंट इन आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, देखो कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है, ध्यान समझना, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, नहीं आज तो मैं अपनी प्यूपिल को छोटा कर लेता हूँ, नहीं आज मैं अपनी प्यूपिल को बड़ा कर लेता हूँ, नहीं मैं आइरिस को अपने बड़ा कर लेता हूँ, नहीं मैं आइरिस को छोटा कर लेता हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। मतलब इसका ये है कि इन आइरिस या आइरिस एंड प्यूपिल में क्या पाई जाती है मेरे बच्चों? स्मूथ मसल। इन आइरिस और प्यूपिल में क्या पाया जाता है मेरे बच्चों? स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल जो है यही पूरा एडजस्टमेंट करती हैं। अब एडजस्टमेंट तो दो टाइप का होता है, दूर से देखने के लिए, कम लाइट में देखने के लिए, दूर और पास देखने के लिए लेंस का इस्तेमाल करोगे आप, लेंस की जो है तो क्या प्लेन्स चेंज करोगे, दूर और पास। पर अगर कम लाइट और ज्यादा लाइट में हमको देखना है तो हम आइरिस एंड प्यूपिल में एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, लाइट में का एडजस्टमेंट करना है तो आइरिस एंड प्यूपिल, और दूर और पास का एडजस्टमेंट करना है तो लेंस का एडजस्टमेंट करेंगे। इसलिए दूर का दिखता नहीं तो चश्मा लगाते, पास का दिखता नहीं तो चश्मा लगाते, दोनों का नहीं दिखता तो चश्मा लगाते। कम लाइट में नहीं दिखता तो चश्मा लगाते क्या? ज्यादा लाइट में नहीं दिखता तो चश्मा लगाते क्या? तो इसका मतलब है कि लेंस इज द डिफेक्ट योर साइट। ठीक है, जबकि आइरिस और प्यूपिल का डिफेक्ट आपकी लाइट एडजस्टमेंट में मदद करता है। लाइट से कोई डिफेक्ट होगा तो आइरिस और प्यूपिल की वजह से। इतनी कहानी क्लियर हो गई आपको। अब एडजस्टमेंट इन आइरिस एंड प्यूपिल जैसा हमने बात किया,
कि ब्राइट लाइट आने पर हमारी आइरिस जो होती है वो कैसा एडजस्ट करती है, कम लाइट होने पर हमारे आइरिस पिपल कैसा एडजस्ट करते हैं। सपोज दैट कि अगर हम कोई चीज़ डिम लाइट में पढ़ रहे हैं, सपोज दैट अगर हम कोई चीज़ डिम लाइट में पढ़ रहे हैं तो हम कैसे करते हैं, ऐसा, ठीक है। जब हम जब हम लोग डिम लाइट पढ़ते हैं तो अपन ऐसा करते हैं, जबकि हम कोई ब्राइट लाइट जब आती है तो हम ऐसा करते हैं, नहीं 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 हमारे ऊपर लाइट मत डालना, समझे। जब हम कोई डिम लाइट में पढ़ते हैं तो अपन ऐसे करते हैं, क्या लिखा है ये, पर जब हमारे ऊपर कोई लाइट फेंकता है, नहीं 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 हमारे ऊपर मत करना, दोनों में फ़र्क पड़े, डिम लाइट पे ब्राइट लाइट पे, ठीक। क्या कर रहे हो आप, जब आप डिम लाइट में रहते हो बच्चों तो आप प्यूपिल को बड़ा करते हो। प्यूपिल को बड़ा क्यों करते हो, ताकि जितनी भी लाइट है उतनी लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एकोमोडेशन हो सके। अगर हम ब्राइट लाइट में देख रहे हैं तो उतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम प्यूपिल को छोटा कर लेते हैं ताकि उतनी लाइट हमारे अंदर ना आए, समझे। आइए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया आइरिस एंड प्यूपिल के एडजस्टमेंट में, ध्यान समझना, आइरिस एंड प्यूपिल के एडजस्टमेंट में हमें ज़रूरत पड़ेगी स्मूथ मसल की, क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी और छोटी हो रही है और आपके वो नियंत्रण में नहीं है, तो उसके अंदर क्या है बच्चों, मसल्स हैं। आई बात समझ में। मैं यहाँ पर 2 कंडीशन लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आइरिस की मसल जो होती है वो प्यूपिल का एडजस्टमेंट करती है। आइरिस के अंदर 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं जो प्यूपिल का डायमीटर डिसाइड करती हैं। एक होती है रेडियल मसल, एक होती है रेडियल मसल, ध्यान समझना, एक होती है रेडियल मसल और एक होती है सर्क्यूलर मसल। डिम लाइट में प्यूपिल बड़ा होगा, ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटा होगा, ठीक है। 2 प्रकार की मसल हैं, कितना गंदा लिखा है यार, साफ साफ लिखती हूँ। एक होती है रेडियल मसल बच्चों और एक होती है सर्क्यूलर मसल। एक रेडियल मसल और एक हो गई हमारी सर्क्यूलर मसल। आइए देखते हैं कैसे होता है काम। सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ द 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी सर्क्यूलर मसल, ठीक है, ये हो गई हमारी सर्क्यूलर मसल, ये हो गई पर्पल वाली इज अ सर्क्यूलर मसल, ठीक है। पर्पल वाली इज द सर्क्यूलर मसल एंड दिस वन इज द रेडियल मसल, ठीक है। दिस वन इज द रेडियल मसल, ध्यान से देखते जाना। द पर्पल वन, ध्यान से देखो, दिस इज द सर्क्यूलर मसल ऑफ आइरिस। पर्पल वन इज द सर्क्यूलर मसल ऑफ द आइरिस, सर्क्यूलर मसल ऑफ द आइरिस एंड दिस इज द रेडियल मसल, ठीक है। अभी हम ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेडियल मसल, ठीक है। और ये हो गया अपना प्यूपिल, ठीक, डन हो गई। यह सर्कुलर मसल को हम थोड़े और तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पर इसमें ब्लैक ब्लैक लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ब्लैक ब्लैक राउंड लगा देते हैं। ये एक राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, ये तीसरा राउंड हो गया, ठीक है। ये हो गई सर्कुलर मसल। द ब्लैक वन इज अ सर्कुलर मसल, किसके ऊपर है, आइरिस के ऊपर, तो पर्पल वन इज हम मान लेते हैं आइरिस। ब्लैक वन इज द सर्कुलर मसल, रेड वन इज द रेडियल मसल एंड पर्पल वन इज द आइरिस एंड सेंटर वन इज द प्यूपिल, ठीक। 2 कंडीशन है हमारे पास, कैसी है वो ध्यान से देखिए। एक है हमारे पास डिम लाइट, डिम लाइट में प्यूपिल को क्या करना है, बड़ा करना है, और एक है हमारे पास ब्राइट लाइट, ठीक है। एक है हमारे पास क्या मेरे बच्चों, ब्राइट लाइट। डन, पढ़ें आगे। सो लेट मी मेक द आइरिस, यहाँ पे बनाते हैं हम आइरिस, ठीक है। अभी आइरिस में हमने प्यूपिल को इतना बड़ा रखा है, ठीक, और यहाँ पर हमने आइरिस, ये आइरिस हो गया, और यहाँ पर हमने प्यूपिल को इतना बड़ा रखा, ठीक है। दोनों में अंतर दिख रहा है। अब जब हमें डिम लाइट पे काम करना है और प्यूपिल को बड़ा करना है, तो यहाँ पर कौन सी मसल वर्क करती है वो ध्यान से देखो, रेडियल मसल, ठीक है। रेडियल मसल क्या करती हैं, रेडियल मसल डायलेट प्यूपिल। रेडियल मसल जो होती हैं बच्चों वो प्यूपिल को डायलेट करती हैं। जब प्यूपिल को डायलेट करेंगी तो मैक्सिमम लाइट एकोमोडेशन होगा, मैक्सिमम लाइट एकोमोडेशन होगा। समझ में आई बात। अगर हमें डिम लाइट में देखना है तो प्यूपिल को क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ सके। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो रेडियल मसल पड़ी हुई है, इट इज़ लाइक दैट, ठीक, इट इज़ लाइक दैट।
ये प्यूपिल को, आइरिस में पड़ी हुई है, ये प्यूपिल को ऐसा खींचती है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। प्यूपिल जब बड़ा, रेडियल मसल क्या होती है, बेसिकली छोटी होने लगती हैं। जो रेडियल मसल होती हैं ये कैसे होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसी हो जाएंगी बच्चों, शॉर्ट। कॉन्ट्रैक्ट होकर कैसी हो जाएंगी, शॉर्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट होकर शॉर्ट हो जाएंगी तो प्यूपिल अपने आप बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हमारा जो प्यूपिल होता है रेडियल मसल के शॉर्टन होने की वजह से, ये शॉर्ट हो गई रेडियल मसल, इस तरीके से आपका प्यूपिल डायलेट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आप अंदर ला सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम होता है सर्कुलर मसल का, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर आने लगती हैं। समझ में आई बात। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्राइट लाइट है तो आपको प्यूपिल को छोटा करना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारी लाइट अंदर आ जाए। तो जब आप क्या करोगे कि सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जब आप सर्कुलर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका सर्कुलर मसल अंदर की ओर आने लगेगी। जब सर्कुलर मसल अंदर की ओर आने लगेंगी, इट इज जस्ट लाइक दैट, जब सर्कुलर मसल एकदम अंदर की ओर आने लगेंगी तो ये प्यूपिल को छोटा कर देंगी। क्या किया हम लोगों ने, हमने इसमें प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, ओह शिट, हमने इसमें प्यूपिल को क्या किया मेरे बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्ट किया। प्यूपिल को क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया। डन हो गया। प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो जो आपकी सर्कुलर मसल थी, ठीक है, सर्कुलर मसल, यहाँ पर कौन सी मसल काम करेंगी, सर्कुलर मसल। कौन सी मसल काम करेंगी ये आपको पता होना चाहिए, सर्कुलर मसल काम करेंगी। जब मैंने प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो सर्कुलर मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, टू reduce the accommodation of light, to reduce the accommodation of light। समझ में आ गई बात कि क्यों प्यूपिल बड़ा होता है, क्यों प्यूपिल छोटा होता है, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आंख रिस्पॉन्स करती है कि जब ब्राइट लाइट लाती, नहीं ऐसे कर लेते हो आंख, ठीक। जब सॉरी अच्छा हाँ, जब ब्राइट साइड तो करा, जब ब्राइट लाइट रहती नहीं हमको और लाइट नहीं चाहिए, जब छोटी लाइट रहती हाँ क्या लिखा है जरा बताना, तो आप ऐसे समझ सकते हो। जब डिम लाइट है तो प्यूपिल बड़ा, जब ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल छोटा। इसके लिए एक इमेज भी है, ध्यान से देखो। जब डिम लाइट है तो देखो, डिम लाइट है तो प्यूपिल कितना बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि रेडियल मसल छोटी होती जा रही है और वो प्यूपिल फैलाती जा रही है। जब ब्राइट लाइट है तो जो आपकी देखो ऐसे सर्कुलर मसल जो है ऐसे सर्कुलर वो पास आती जा रही है और प्यूपिल को छोटा करती जा रही है, ठीक है। अब विजन के लिए आप चाहते हैं, ये समझ गए कि हम प्रॉपर विजन, नॉर्मल विजन डिम और ब्राइट लाइट में कैसे कर पाते हैं, बाय द एडजस्टमेंट ऑफ आइरिस एंड लेंस। अब हमको दूर की चीजें और पास की चीजें कैसे साफ दिखाई देती है, इट इज जस्ट बाय द एडजस्टमेंट ऑफ लेंस, ठीक है। एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेंस, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस कैसा होता है मेरे बच्चों, लेंस होता है क्रिस्टलाइन। लेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। डन। लेंस कैसा होता है मेरे बच्चों, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रिफ्रैक्शन का पावर बहुत अच्छा होता है। रिफ्रैक्शन समझते हैं, लाइट रेस को कलेक्ट करके एक जगह पर फोकस करना। रिफ्रैक्शन इसमें बहुत अच्छा होता है। कॉर्निया और लेंस में बहुत अच्छा रिफ्रैक्शन होता है, पर कॉर्निया अपना शेप चेंज नहीं कर सकता, बल्कि लेंस चेंज कर सकता है। लेंस जो होता है वो अपना शेप चेंज करके जो फोकस है वो थोड़ा सा, फोकस तो खैर आपका येलो स्पॉट में ही होगा, फोविया में ही होगा, पर लेंस का शेप चेंज कर लेता है ताकि फोकस हमेशा फोविया पे ही हो। समझ में आई बात। अल्टीमेटली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को साफ देखना चाहते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, ध्यान से सुनो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अच्छा देखना चाहते हैं तो हमारा फोकस हमेशा फोविया में ही होना चाहिए। समझ में आई बात। अगर फोविया में नहीं होगा तो हमको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं और हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि फोविया में हो तो हमारे पास एक नेचुरल लेंस है, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। वो लेंस जो है वो फोकस फोविया पे हो इसलिए अपना शेप चेंज कर लेता है। समझ में आई बात। लेंस जो होता है ना एक जैसे रोटी जैसा होता है, हमेशा ये याद रखना है। अभी दो कंडीशन बता रही हूं। नॉर्मल कंडीशन में जब हमें नॉर्मल देखना है, नॉर्मल कंडीशन या थोड़ा दूर देखना है, ठीक है।
फॉर साइट, साइट करना है, दूर देखना है, तो लेंस हमेशा फ्लैट रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेंस हमेशा कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। पर अगर हम नियर साइट करना चाहते हैं, पास देख रहे हैं, तो लेंस हमेशा कैसा हो जाएगा? बाई कॉनकेव, ठीक है, नो सॉरी, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, हाँ ठीक है, बाई कॉनकेव, ठीक है, इट इज लाइक दैट, कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं, बाई कॉनकेव नहीं, बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, हाँ ठीक है, बाई कॉनकेव, ठीक है, ऐसा रोटी जैसा फूल जाएगा, ठीक, समझो। आगे आइए, समझो कैसा होता है। कभी भी किसी को भी आपने ये बोलते नहीं सुना होगा कि दूर का मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। हमेशा आपको लोग क्या कहते हैं? देखो बेटा पास का मत देखो, जरा पास से मत देखो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। जब हम किसी भी चीज को पास से देखते हैं तो हमारे आंखों की सीलियरी मसल पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। आइए कैसे पड़ता है वो देखें। लेट मी मेक योर सीलियरी मसल। सबसे पहले मैं एक सीलियरी मसल आपके लिए बना लेती हूँ। लेट मी मेक अ ब्यूटिफुल सीलियरी मसल फॉर यू पीपल। ये सीलियरी मसल बना ली मैंने। अब इस सीलियरी मसल से क्या निकाल दो? थोड़े छोटे छोटे पतले पतले नन्हे मुन्ने से सस्पेंसरी लिगामेंट निकाल दिए। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट निकाल दिए, डन। अब इन सस्पेंसरी लिगामेंट से फंसा दो एक लेंस। ये फंसा दिया आपने लेंस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है। ये क्या है? आपकी सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल होती है इसके अंदर, ठीक है ना। ये क्या है आपका लेंस? ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर हमें दूर देखना है, दूर किसी चीज को देखना है, दूर लिख दो हिंदी में, दूर, ठीक लिखे ना। अगर हमें दूर देखना है कोई चीज दूर, तो क्या होता है? जब दूर देखना है, ठीक है, जब दूर देखना है तो ये सीलियरी मसल रिलैक्स होती है, ठीक है। हाँ, ये सीलियरी मसल क्या होती है? रिलैक्स होती है, ठीक है। तो मान लो कि अपन कॉन्ट्रैक्ट स्टेट पे हैं, ठीक है। मान लो अपन ऐसे हैं, सपोज दैट कि अगर मैं ऐसे लटकी हूँ, ठीक है, ठीक है, और अगर मुझे रिलैक्स होना है तो मैं ऐसे हो जाऊँ, ठीक। तो जब सीलियरी मसल रिलैक्स होती है तो वो कहाँ की ओर जाएगी? देखो मेरा हाथ हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, मेरा हाथ हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। पर सपोज दैट कि अगर मेरा हाथ ऊपर रहता है, ऐसे लटका हुआ रहता है, और मुझे कोई ध्यान समझना, अगर मैं एक सीलियरी मसल हूँ, सपोज दैट, अगर मैं एक बॉटल से समझाती हूँ, लुक एट दिस, ठीक है। सपोज दैट कि ये कोई सीलियरी मसल है, डन है, ये कोई सीलियरी मसल है और ये मेरा एक लेंस है, ठीक है। सीलियरी मसल इसको पकड़ी हुई है, लेंस इसको खींचे जा रहा है, या सीलियरी मसल पकड़ी हुई, ठीक है। मतलब ऐसा कि अपन इसको पीछे खींच रहे हैं, आजा आजा, ठीक है। अब हम दूर देख रहे हैं, ठीक, तो सीलियरी मसल रिलैक्स होगी, तो रिलैक्स होगी तो क्या होगी बच्चों? ऊपर की ओर जाएगी, ठीक। अब जब मैं ऊपर की ओर खींचूंगी किसी चीज को, सपोज दैट अभी कैसा है? अभी है आपका लेंस ऐसा, ऐसा बना ले, ठीक है। अभी आपका लेंस ऐसा है। अभी सीलियरी मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट पर सीलियरी मसल को रिलैक्स करोगे तो ये पेपर फ्लैट हो जाएगा, समझे। अभी आपका लेंस ये है, लेंस के दोनों तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट से आपका जो सीलियरी मसल है, सीलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस से अटैच है। जब हम सीलियरी मसल को रिलैक्स करेंगे तो सीलियरी मसल ऑपोजिट पोल में जाएंगी, इधर और इधर, ठीक है। वैसे दोनों चारों तरफ हैं तो रिलैक्स होंगी, तो चारों तरफ से लेंस को खींचेंगे, बना के बताती हूँ, तो आपका लेंस ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ठीक। तो लेंस जितना फ्लैट होगा वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी सीलियरी मसल रिलैक्स्ड है। ये बात समझ में आई कि लेंस जितना ज़्यादा, ध्यान समझो, लेंस जितना ज़्यादा क्या होगा मेरे बच्चों? लेंस जितना ज़्यादा फ्लैट होगा वो ये बताता है कि सीलियरी मसल रिलैक्स है। तो जब आप रिलैक्स, भैया तुम्हारे आंखों में कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है, जब तुम्हारे आंखों में कोई जोर ही नहीं पड़ रहा है तो तुम्हारी सीलियरी मसल रिलैक्स है ना। जब सीलियरी मसल रिलैक्स होंगी तो ये ऊपर की ओर जाएंगी और सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को दो ऑपोजिट पोल में खींचेंगे। जब हम यहाँ पर क्या होगा, लिख देती हूँ थोड़ा सा, जब हम दूर की दृष्टि देख रहे हैं तो आपकी सीलियरी मसल क्या होंगी? वो होंगी रिलैक्स। सीलियरी मसल क्या होंगी बच्चों? रिलैक्स। जब सीलियरी मसल रिलैक्स होंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ की ओर जाएंगे? बोलो, सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ जाएंगे? बोलो,
सस्पेंसरी लिगामेंट ऊपर और नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर चले जाएगा ये नीचे चले जाएगा, मतलब रिलैक्स होंगे, बाहर की ओर जाएंगे, ऐसा लिख देते हैं अपन, सस्पेंसरी लिगामेंट बाहर की ओर जाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट बाहर की ओर जाएंगे, ठीक। तो लेंस क्या हो जाएगा बोलो, लेंस हो जाएगा फ्लैट, ठीक है। इसका ये क्या इंडिकेट करता है बोलो, ये इंडिकेट करता है कि हमारी आईज रिलैक्स है, उन पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। अब अगर ये रिलैक्स होगा तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, ऐसा फ्लैट हो जाएगा। अब अगर हमें कोई पास की चीज देखनी है, अगर हमें कोई सपोज दैट कोई पास की चीज देखनी है, बना लूं एक छोटा सा डायग्राम। अगर मुझे कोई पास की चीज देखनी है, ठीक, ये हो गई मेरी कोई पास की चीज, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट थोड़ा सा कंसीडर करो मेरे लाल, ठीक है, ओके। मेरे बच्चे हो तुम, करोगे मुझे पता है ना, प्यारे बच्चे मेरे, प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे मेरे। अब यहाँ पर मैंने एक लेंस फंसा दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, ये लेंस फंसा दिया, ठीक है, ये लेंस फंसा हुआ है। अब होगा ये कि जब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, जब हम देखो अल्टीमेटली हम दूर देखें चाहे पास देखें, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, येलो स्पॉट में, और उसके लिए हमारा लेंस कई बार एडजस्टमेंट करता है, उसके लिए हमारा जो आइरिस एंड प्यूपिल है वो भी एडजस्टमेंट करते हैं। जब हम पास देख रहे हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ पास की देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी आंखों पे जोर पड़ता जाता है, चाहे हम यहाँ से भी देखें चीज़ें हमको दिखती हैं, ठीक है, पर दूर देखोगे तो कोई जोर नहीं, पर पास देखोगे तो बड़ा जोर पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान समझना, होता यह है कि अब यहाँ पर देखो, उल्टा देखो, जब आप रिलैक्स हुए तो आप ऐसा जा रहे थे, तो पर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसा आएगा ना। तो तुम क्या करोगे कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट होगे तो सिलियरी मसल अंदर की ओर आएंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट अंदर की ओर आएगा, ठीक है, ध्यान समझो। होता क्या है कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसा खींचता है, तो जब सिलियरी मसल रिलैक्स होती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को दोनों तरफ से खींच लेता है, ठीक है। पर अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिलियरी मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर आई, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को खींच रहे थे वो रिलैक्स हो गया, अब उसका कोई काम ही नहीं, करेंगे ही नहीं। अब आपका जो लेंस है वो ऐसा मोटा हो गया, समझे। जब सिलियरी मसल रिलैक्स हो रही थी तो वो ऊपर की ओर जा रही थी, ठीक, ऐसे इट जस्ट लाइक द रबर यार, रबर, ठीक है। तो जब हम सिलियरी मसल रिलैक्स हो रही थी ऊपर की ओर जा रही थी तो वो सस्पेंसरी लिगामेंट को ऐसे खींच ले जा रही थी, तू भी चल तू भी चल तू भी चल, पर दोनों साइड से सस्पेंसरी लिगामेंट के क्या बंधा हुआ, लेंस, तो लेंस को खींच रहा था, जिससे लेंस फ्लैट हो गया। तो रिलैक्स स्टेट में लेंस फ्लैट होते हैं, पर जब पास का देखना है तो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर आ रही है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर आ रही है तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो लेंस को पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। जब वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है तो आपका लेंस कैसा होता जाएगा, ऐसे ऐसे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है। आपका लेंस रोटी जैसा होगा, कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉनकेव थोड़ा देख लेना यार, ऐसा फूल जाएगा, ओके। ये समझ में आया। तो आपका लेंस कैसा हो जाएगा, गोल, ठीक है। जब पास आओगे तो सिलियरी मसल क्या होंगी, लिखती हूँ यहाँ पे, सिलियरी मसल क्या होंगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट, सिलियरी मसल हो गई कॉन्ट्रैक्ट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो गया मेरे बच्चों, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो गया बच्चों, रिलैक्स, ठीक है। जब ये रिलैक्स हो गया तो नाउ अब यहां पर मैं लिख सकती हूं इट लूज द होल्ड, ऐसा लिखती हूं, लूज द होल्ड इन लेंस, लेंस पर होल्ड छूट गया और लेंस कैसा होने लगा, ऐसा, ठीक, बाय कॉनकेव, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव, थोड़ा देख लेना ना, यही कॉनकेव ऐसे तो, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। इसका भी मैं एक आपके लिए इमेज शायद लेके आई हूँ, दिखा देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। लाई हूँ क्या यार, नहीं लाई हूँ, शायद नहीं लाई हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये समझ में आ गया बात। तो हमने क्या क्या सीखा इस लेक्चर में, हमने सीखा कि हम लाइट को, इतनी सारी लाइट आ रही है, जैसे मैं एक इमेज से समझाती हूँ, एक इमेज से समझाती हूँ तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। रुकिए, देखिए, अब आप देखो ऑब्जेक्ट से इतनी सारी इमेज आ रही है। सबसे पहले वो कहाँ टकराई, कॉर्निया में, रिफ्लेक्ट हुई, छोटी हुई, फिर लेंस से टकराई और छोटी हुई, और लास्ट रिफ्रैक्ट होकर, सब जगह से रिफ्रैक्ट होकर कहाँ चली गई, फोकल पॉइंट विच इज़ द येलो पॉइंट। तो आप ऐसे लाइट को रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर फोकस करते हो,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे आती लाइट और यहाँ पर फोकस हो जाती है। डन। जैसे ही लाइट किस पर टकराएगी बच्चों? रेटिना पर। हाउ मेनी लेयर्स वी हैव इन द रेटिना मेरे बच्चों? 3 लेयर्स। सबसे पहले किस लेयर पर टकराएगी? मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर पर। मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर को हम क्या कहते हैं? गैंग्लियोनिक लेयर। मल्टीपोलर न्यूरॉन की लेयर को हम क्या कहते हैं? गैंग्लियोनिक लेयर। फिर उसके बाद वो किस पर टकराएगी? बाइपोलर न्यूरॉन की लेयर पर। फिर वो किस पर टकराएगी? आपकी, बताइए मुझे, किस लेयर पर टकराएगी? आपके फोटो रिसेप्टर लेयर पर। फोटो रिसेप्टर लेयर पर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स। वो कौन सी होती हैं? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के 2 सेगमेंट होते हैं, इनर और आउटर। इसमें भरे होते हैं फोटो पिगमेंट। पर कौन से सेगमेंट में बच्चों? बाहर की ओर। रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? रोडोप्सिन। जबकि कोन्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आइडोप्सिन। या कोन्स हमारे पास 3 कलर के होते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। ग्रीन वाले को हम कहते हैं क्लोरोप्सिन, ब्लू वाले को हम कहते हैं साइनोप्सिन और रेड वाले को हम कहते हैं एरिथ्रोप्सिन। इन तीनों को हम आइडोप्सिन कहते हैं। जैसे ही लाइट अंदर आई, दिन का समय है, लाइट अंदर आई तो रोडोप्सिन और आइडोप्सिन दोनों टूट जाते हैं। जब आइडोप्सिन जो होता है, ये दोनों राइडोप्सिन और आइडोप्सिन ये 2 सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। एक है ऑप्सिन और एक है रेटिनल। रेटिनल इज द डेरिवेटिव ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल इज फाउंड इनटू द कैरेट। ठीक है, विटामिन ए में पाया जाता है। इसको हम रेटिनल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इनको तोड़ते हैं तो रेटिनल और ऑप्सिन मिलता है। ठीक है, ऑप्सिन चेंज करते जाओगे तो अलग अलग विजुअल पिगमेंट बनते जाएंगे। जैसे कि रोडोप्सिन में जो ऑप्सिन होता है उसको कहते हैं स्कोटोप्सिन। स्कोटोप्सिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है वो डिम लाइट में अपना काम करता है। रोडोप्सिन किसी कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सिर्फ वाइट लाइट और वाइट एंड ब्लैक कलर बताता है। जबकि यहीं पर हम आइडोप्सिन को तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा ऑप्सिन और मिलेगा फोटोप्सिन। फोटोप्सिन का मतलब होता है ब्राइट लाइट विजन, दिन में या ब्राइट लाइट में काम करता है। समझ में आई बात? आइडोप्सिन के टूटने से होता क्या है कि तक धीनाधीन धा होता है, सिग्नल जनरेट होते हैं, डीपोलराइजेशन होता है बाइपोलर न्यूरॉन का। सबसे बाहर बाइपोलर न्यूरॉन डीपोलराइजेशन, उसने सिग्नल दिया मल्टीपोलर न्यूरॉन। सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन के एक्सॉन्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और एज अ नर्व बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। रेटिना के पीछे से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है, पर जिस जगह से बाहर निकलती है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रॉड्स या कोन्स नहीं होते। इन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर हो रही है वहीं से आपकी ब्लड वेसल्स एंट्री भी लेते हैं। ठीक है, जो लाइट आप फोकस कर रहे हैं वो जिस पॉइंट पर फोकस होती है उसे हम येलो स्पॉट कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया। इस येलो स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ कोन्स होते हैं और सबसे अच्छी इमेज यहीं पर बनती है। इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ साफ नहीं दिखती तो हम अपने एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो वहीं पर हो। ये कहानी क्लियर हो गई। रोडोप्सिन जो है वो डिम लाइट में कैसे काम करता है कि ब्राइट लाइट में वो टूट जाता है, पर जब जैसे ही हम डिम लाइट में चाहते हैं तो हमें कम से कम परछाई दिखे, वाइट ब्लैक दिखे, इसके लिए रोडोप्सिन वहाँ पे फॉर्म होता है। तो डिम लाइट में जब रोडोप्सिन फॉर्म होता है इसका सिग्नल ब्रेन को जाता है और आइडोप्सिन का सिग्नल ब्रेकडाउन होने का जाता है। दिन में जब ब्रेकडाउन आप करते हो उसका सिग्नल ब्रेन को जाता है और आप कलर्स देखते हो, और रोडोप्सिन के बनने का सिग्नल ब्रेन में जाता है। उसके बाद ये कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ये तो हुआ विजन की कहानी कि कैसे हम विजन करेंगे, कौन सी लेयर कब से टकराएगी। पर्पल कलर का होता है रेडोप्सिन और ब्लू कलर का होता है आपका दिस आइडोप्सिन। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ये तो हुआ नॉर्मल विजन, पर अगर ब्राइट लाइट है तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डिम लाइट है तो क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई दूर खड़ा है तो क्या बॉडी लेंस एडजस्टमेंट करते हैं, कोई पास खड़ा है तो लेंस क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो डिम लाइट और ब्राइट लाइट में देखने के लिए हमें प्यूपिल और आइरिस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है और दूर और पास के लिए लेंस एडजस्ट करता है। सो ये कहानी मैंने आज आपको समझाई। आई होप कि ये कहानी आपको एक एक लाइन समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको बता दिया था। विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये सब कहानी हो गई थी हमारी। ठीक है, डन हो गया। कैनाल ऑफ श्लेम हो गया। मैकेनिज्म ऑफ विजन में एक बार रीड आउट कर देती हूँ। वैसे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे सारी कहानी जानते हैं। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ विजन देखिए, अ स्मॉल रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द रेटिना। हमारे सामने पेड़ ऐसा खड़ा है, पर रेटिना में कैसा बनेगा, छोटा और इन्वर्टेड। ठीक है, सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटाइज्ड।
ठीक है। जैसी इमेज आती है जो सेंसरी सेल्स होती हैं वो सेंसिटाइज हो जाती हैं, ठीक है। सेंसरी सेल्स कौन सी है? फोटो रिसेप्टर सेल। वो सिग्नल किसको देती है? न्यूरॉन्स को। किस न्यूरॉन को? बाइपोलर न्यूरॉन को। उसके बाद कहाँ जाता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन इम्पल्स को लेकर जाता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन में, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो एनिमल होता है ऑब्जेक्ट देख पाता है। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव, ठीक, वो देख लेना ना बच्चों ऐसे, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स ही है शायद, कॉन्वेक्स, ओके, ठीक है, समझ में आई बात। कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, पूरा लाइट रिफ्लेक्शन में बहुत बड़ा लेंस होता है। कॉन्वेक्स ही है ये, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, हाँ ये कॉन्वेक्स ही है। कॉन्वेक्स ही तो लिखा है, मैंने क्या लिखा? कॉनकेव तो नहीं लिख दिया? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। कॉन्वेक्स ही लिखा होगा मेरे ख्याल से, कॉनकेव तो नहीं लिखा, कॉनकेव लिखा है, ठीक है। इसको सुधार लेना यार, मैंने बचपन से इसमें बड़ी कंफ्यूज होती थी यार। कॉन्वेक्स, ठीक, ये बाइक तो जितना ज़्यादा दूर खड़ा होगा, पास खड़ा होगा, कॉन्वेक्स और होता जाएगा, ठीक है। भूल जाती हूँ यार, क्या करूँ मैं, ठीक है। इंसान हूँ, इंसान से प्यार करती हूँ, ठीक है। तो आपका कैसा होता है? राउंड। अगर ऐसा धसा हुआ होता तब होता क्या आपका? कॉनकेव, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है। आइरिस एक्सपेंड टू डिक्रीज द प्यूपिल इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। आइरिस, हाई इंटेंसिटी लाइट पे जो आइरिस और प्यूपिल होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके? आइरिस डिक्रीज द प्यूपिल। आइरिस क्या होता है? वो प्यूपिल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। A small amount of light touches the retina. When the light is dim, itself constrict increase the diameter of pupil. जब dim होता है तो प्यूपिल का constrict जो है, ये देखो ना लिखा हुआ है यार, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ा ही दिया मैंने। तो जब लाइट क्या होगी? ब्राइट लाइट हो तो प्यूपिल क्या होगा? प्यूपिल क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, प्यूपिल क्या होगा? छोटा। जब डिम लाइट होगी तो प्यूपिल क्या होगा? बोलो, डिम लाइट में आपका प्यूपिल बड़ा होगा, ठीक है। आइए आगे बात करें मैकेनिज्म, ये कहानी क्लियर हो गई। द लाइट रेज इन द इनविजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया लेंस जनरेटेड द पोटेंशियल इन द रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, ओके। नाउ द फोटोसेंसिटिव कंपाउंड ऑफ फोटोपिगमेंट्स इन द ह्यूमन आईज इन द कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल से बना हुआ है आपका पिगमेंट, फोटोपिगमेंट। लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन। जैसे ही लाइट टकराती है रेटिनल और ऑप्सिन टूट जाती हैं, ठीक है, जिससे मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी, रेटिनल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, और आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि टूटता है तो सिग्नल जनरेट होता है, टूटने को कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट, कलर नहीं रहा तो ये सेंसिटाइज हो जाती है सेल, हाँ क्या हुआ, और एक सिग्नल जनरेट होता है, इसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, और इसे गैंग्लियोनिक सेल्स को दिया जाता है थ्रू द बाइपोलर सेल्स, ठीक है। ये बाइपोलर सेल्स या एक्शन पोटेंशियल जो है ये कहाँ ट्रांसमिट होता है? ये ट्रांसमिट होता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि आपको पता है कि विजुअल कॉर्टेक्स या कोई भी कॉर्टेक्स वाला पार्ट डिसीजन लेता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल बॉडीज होते हैं, ओके। वेयर द न्यूरल इम्पल्स एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेस ऑफ द अर्लियर मेमोरी एंड द एक्सपीरियंस। समझ में आई बात? तो जो भी आप इमेज लेके जा रहे हो, समझो बात को, जो भी आप इमेज लेके जा रहे हो, कहाँ पर? ब्रेन पर। जो भी इमेज आप लेके जा रहे हो, ये हमेशा याद रखो कि डिपेंड करता है कि आपने पहले देखा है नहीं देखा है, ठीक है। आँख उसे देख लेती है, पर एनालाइज होता है कि हमने देखा है कि नहीं देखा, वो ब्रेन एनालाइज करता है। बस आपकी आंखों का काम है इमेज बना के ब्रेन को दे दो, ब्रेन डिसाइड करके बताएगा कि पेड़ है कि मगरमच्छ है कि सुअर है कि क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट देखा, ये आई है, ठीक है, लेंस से रिफ्लेक्ट हुआ, फोकल पॉइंट पे आया जो कि मैकुलर लुटिया पे, उसके बाद एक इन्वर्टेड छोटी इमेज एप्पल की बनी, ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ गया? विजुअल कॉर्टेक्स में गया, और विजुअल कॉर्टेक्स से फिर हमने डिसाइड किया कि ये तो एप्पल है। आई बात समझ में बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब एक और चीज़ देखो जो मैं तुमको बता ही देती हूँ, अब बात चली है तो फिर देखते हैं, बता ही देती हूँ। ये कॉन्वेक्स कॉनकेव का लफड़ा समझ गए ना? ऐसा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, ऐसा होता है कॉनकेव। तो हमारा लेंस कैसा कॉन्वेक्स है? दूर की चीज़, मम्मी बोलती दूर की चीज़ देखने पर कभी कोई नहीं, वैसे तुमको पता है जो अच्छी चीज़ होती है उसके लिए कभी कोई नहीं मना करता है, पर जो बुरी चीज़ होती है उसके लिए सब मना करते हैं। हे मोबाइल पास से नहीं देखो, हे टीवी मत देखो। तो समझ गए ना, कॉन्वेक्स जब जैसे जैसे पास देखोगे लेंस मोटा होता जाएगा, जैसे जैसे दूर देखोगे लेंस फ्लैट होता जाएगा, ओके। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, ओके, ये वाली कहानी भी मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये जो डिम लाइट एंड ब्राइट लाइट का ये कहानी आपको क्लियर हो गई ना? इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? इसमें डन हो गया ना इतनी बात? ओके, नाउ मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने वाली थी,
वेयर इट इज़, 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 वेयर इट इज़। अच्छा, इसको आप और कैसे समझ सकते हैं कि मतलब हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसको अपन को ऐसे इमेज करना पड़ेगा। देखो हमारी आंख ऐसी, आई बॉल ऐसी है, अपन ने क्या किया, ऐसे खड़े हो गए अपन, और अपनी आंख को ना ऐसे काट दिया गया है, तो हमें ऐसा विजन दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो सस्पेंसरी, ध्यान समझो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये है आपके क्या, सीलियरी मसल्स, ठीक है। ये क्या है आपके, रेड रेड क्या आ रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट मेरे बच्चों, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये है आपका आइरिस, और सॉरी लेंस, ठीक है। तो आपको ये समझना है, इस तरीके से होता है आपका लेंस। और अगर अपने ऐसे खड़े अपन ऐसे करोगे तो ऐसे काट दोगे तब ऐसा दिख रहा है, आई बस समझ में। तो इस तरीके से कहानी होती है, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई, ये कहानी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। सो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली यार, मज़ा आ गया आज तो, भयंकर वाला मज़ा आ गया, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स ऑफ आइज, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स ऑफ आइज, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वी हैव कंप्लीटेड आइज इन जस्ट 2 लेक्चर्स। जस्ट 2 लेक्चर्स में हमने आई की धज्जियाँ उड़ा दी, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी में मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट क्या होता है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जो अजीबोगरीब टर्म थे वो सारे क्लियर हो गए। एक्चुअली मैं बताऊं, आई वैसे भी इजी पार्ट है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चों को, ठीक है। नहीं तो अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है यार, ठीक है ना। देखो, आई एम डूइंग इट फॉर यू गाइज, ठीक है। मैं तुमको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड पे विश्वास नहीं रखती हूँ। ये लिखा बाँच देना, मैं लिख के और मैं बाँचती जाऊँ, इसमें मेरे को मज़ा नहीं आता। मतलब मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं तब इंजॉय करती हूँ जब मेरे बच्चों को मैं एक एक चीज़, एक एक लाइन समझा दूँ। मैं तो तब इंजॉय करती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए स्लाइड्स लेके आती हूँ, पर भी मैं बहुत ज़्यादा देखोगे स्लाइड में बहुत सारा बकर बकर नहीं लिखती हूँ, कम काम की बात लिखती हूँ, जितनी ज़रूरत है अपने को, ठीक है। और उतनी ज़रूरत आपको भी है, ठीक है। नीट क्लियर करने के लिए प्लीज़ फर्स्ट यू हैव टू फोकस द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का अगर आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझ जाओगे बच्चों, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीट क्लियर करने से रोक नहीं सकती, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मेरे साथ नीट में जुझारू तरीके से पढ़ना चाहते हो, और अगर आपको YouTube में कोई लेक्चर ऊपर नीचे मिलता है, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है magnetbrain.com, पहले नंबर पे खुल जाएगी। पहले नंबर पे जब ये वेबसाइट खुले तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे ही वेबसाइट खुले तो आपको क्या करना है, कोर्सेस यहाँ पर ये देखो, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, आपको 11th पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी मैं 11th पढ़ा रही हूँ। 12th पढ़ाऊंगी तो फिर 12th में भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये है मेरा 11th बायोलॉजी का कोर्स, ठीक है। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो पहले नंबर से लेक्चर खुल जाएगा। मेरी फोटो पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, पूरा वॉच नाउ करोगे तो फर्स्ट नंबर से, मेरी फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे चैप्टर वाइज दिख जाएंगे। और अगर मान लो आपको कुछ देखना है, सपोज दैट कि हमको, फिर उसके बाद आप लेक्चर सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से लेक्चर हैं, कितने लेक्चर्स बने हुए हैं, कितने कितने मिनट के। मान लो कि मैंने सिलेक्ट किया कि आज मुझे मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर पढ़ना है, तो देखो ये वाला लेक्चर खुलना है। उसके बाद आप चाहते हो कि कंटिन्यूटी में वो लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो कर दो, ताकि आपको सीक्वेंस में मिले। क्योंकि यूट्यूब में कभी कभी यूट्यूब की वजह से प्लेलिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है, वेबसाइट में आपको प्लेलिस्ट पूरी अरेंज्ड मिलेगी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। सो आई होप कि जो कहानी मैंने आपको समझाई है वो अच्छे से आपको समझ में आई है मेरे ला, ठीक है। एक एक लाइन, एक एक शब्द अच्छे से समझ में आए। कुछ ना समझ में आए, मैं हूँ ना, ठीक है। तुमको किस बात का है ख्याल बच्चों मेरे, मैं हूँ ना, ठीक है। तुम्हारी लेडी शाहरुख खान हूँ मैं। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक मैं मिलती नहीं, तब तक घर पे रहो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।